नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही कह सकते हैं एक अहम दौर पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। मध्यकालीन भारत है ना। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं और उनके हिसाब से ये दौर है लगभग 1000 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक का, मतलब करीब 700 साल। काफी लंबा समय। और ये नोट्स बताते हैं कि ये सिर्फ साल नहीं थे बल्कि एक बहुत ही गतिशील उथल पुथल वाला वक्त था। हाँ वही, इन नोट्स में लिखा है कि बड़े बड़े राज्य बने, साम्राज्य बने, फिर नए शासक आए और साथ ही धर्म और कला में भी नई चीजें हुई। तो चलिए इन्हीं नोट्स के सहारे जरा इस दौर को खोल कर देखते हैं। हाँ जरूर। और देखिए ये नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि ये बहुत ही क्या कहते हैं डायनामिक टाइम था। सिर्फ लड़ाइयाँ या सीमाएं बदलना ही नहीं। अच्छा। हाँ, बल्कि संस्कृति, व्यापार, सोच विचार इन सब में भी बहुत विकास हुआ। तो हमारा मकसद है कि इन नोट्स के जरिए हम इसके मुख्य पड़ाव और जो खास बातें उनको समझें। और ये पूरे भारत की बात है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक। बिल्कुल। और जो पहली चीज इन नोट्स से उभर कर आ रही है वो है दिल्ली सल्तनत। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसका शीर्षक है दिल्ली सल्तनत, वंश और शासक। तो इसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि 1206 से 1526 तक यानी करीब 320 सालों तक चले इस शासन ने भारत पर, खासकर उत्तर भारत पर क्या असर डाला और इसकी विरासत क्या रही। हाँ, और ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। सही कहा। ये उस दौर के समाज, संस्कृति और सत्ता के बदलते समीकरणों को समझने की कुंजी भी है ना। बिल्कुल। और ये 320 साल कोई मामूली दौर नहीं थे। ये वो समय था जब भारत में सत्ता का केंद्र धीरे धीरे दिल्ली की ओर खिसक रहा था। इस दौर ने न सिर्फ भारत की राजनीति बदली, बल्कि यहाँ के समाज, प्रशासन, वास्तुकला और यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी पर भी अपनी छाप छोड़ी। तो हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग वंश आए। हाँ, उन्होंने कैसे अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की और उनके सामने क्या चुनौतियां थीं, ये सब बहुत अहम है। तो फिर शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। ये दिल्ली सल्तनत आखिर वजूद में आई कैसे? अक्सर कहानी 1192 में मोहम्मद गोरी की तराइन की दूसरी लड़ाई में जीत से जुड़ी जाती है। हाँ, वो एक बड़ा मोड़ जरूर थी। लेकिन सल्तनत की असली नींव तो उसके बाद पड़ी है ना। बिल्कुल। तराइन की जीत ने कह सकते हैं उत्तर भारत के दरवाजे खोल दिए। हाँ। लेकिन सल्तनत की जो औपचारिक स्थापना है वो हुई 1206 में। अच्छा, 1206 में। हाँ, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उनके सबसे भरोसेमंद सिपाही सालारों में से एक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि ऐबक मूल रूप से एक तुर्क गुलाम थे, गुलाम सेनापति, जिन्हें मामलुक भी कहते हैं। जी हाँ, मामलुक। उन्हें सैन्य अभियानों के लिए प्रशिक्षित किया गया था और उस दौर में ऐसे सेनापति अक्सर बहुत योग्य और वफादार माने जाते थे। तो गोरी की मौत के बाद ऐबक ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया या कैसे हुआ? हाँ, एक तरह से उन्होंने गोरी के भारतीय प्रदेशों पर अपना दावा किया। हाँ। और पहले लाहौर से शासन शुरू किया। हाँ। लेकिन बाद में दिल्ली को केंद्र बनाया। अच्छा, तो दिल्ली केंद्र बनी। जी। और यहीं से दिल्ली सल्तनत और उसके पहले वंश, जिसे मामलूक वंश या फिर गुलाम वंश कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई। गुलाम वंश नाम ही काफी कुछ कहता है। हाँ, ये नाम ही अपने आप में उस दौर की एक सच्चाई बताता है कि कैसे गुलामी से सुल्तान बनने तक का सफर भी संभव था, कम से कम कुछ खास लोगों के लिए। ये वंश करीब 84 साल, मतलब 1290 तक चला। सिर्फ 84 साल? और कुल मिलाकर सल्तनत 320 साल चली। मतलब इसके बाद तो कई और वंश भी आए होंगे। हाँ बिल्कुल। मामलूकों के बाद दिल्ली की गद्दी पर अगले 250 सालों में 4 और प्रमुख वंशों ने राज किया। इनका क्रम जानना जरूरी है क्योंकि ये सत्ता के बदलते चरित्र को दिखाता है। कौन कौन से थे वो वंश? देखिए, मामलुक वंश के बाद आए खिलजी। वो 1290 से 1320 तक रहे। उनका दौर बहुत छोटा था, सिर्फ 30 साल का, लेकिन बहुत उथल पुथल भरा और विस्तारवादी कह सकते हैं। खिलजी। फिर आया तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। इन्होंने सबसे लंबे समय तक करीब 94 साल राज किया। इनके दौर में बड़े बड़े प्रयोग हुए, साम्राज्य अपने चरम पर भी पहुंचा और फिर बिखराव भी शुरू हुआ। और तुगलकों के बाद? तुगलकों के बाद शक्तिहीन हो चुकी सल्तनत पर सैयद वंश का शासन रहा 1414 से 1451 तक। ये काफी संक्षिप्त था। और आखिर में
और आखिर में आए अफगान मूल के लोदी वंश 1451 से 1526 तक। वो सल्तनत के आखिरी शासक साबित हुए। 5 वंश, ये तो काफी बदलाव दिखाता है सत्ता में। क्या हर वंश पिछले वाले से बिल्कुल अलग था या कुछ निरंतरता भी थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हर वंश के साथ नेतृत्व बदला, जाहिर है, नीतियां बदलीं, प्राथमिकताएं भी बदलीं। जैसे मामलुक शुरू में सल्तनत को मजबूत करने पर ध्यान दे रहे थे, खिलजी बेहद आक्रामक विस्तार में लगे थे, तुगलकों ने प्रशासन और अर्थव्यवस्था के साथ बड़े प्रयोग किए, जैसा मैंने कहा। लेकिन इन बदलावों के साथ साथ कुछ निरंतरता भी थी। जैसे दिल्ली सत्ता का केंद्र बनी रही, कमोदेश फारसी भाषा प्रशासन की भाषा बनी रही, और सबसे बड़ी चुनौती, इतने बड़े और विविध देश पर नियंत्रण बनाए रखना, ये तो सभी वंशों के सामने थी। हाँ, ये तो मुश्किल रहा ही होगा। बिल्कुल। ये राजवंशों का आना जाना दिखाता है कि सत्ता हासिल करना एक बात थी और उसे बनाए रखना, खासकर आंतरिक विद्रोहों और बाहरी खतरों के बीच, बिल्कुल दूसरी। चलिए कुछ खास शासकों और उनके कामों पर नजर डालते हैं। जैसा हमारी स्रोत सामग्री में बताया गया है, मामलुक वंश में ऐबक के बाद इल्तुतमिश का नाम आता है। उनका क्या योगदान था? कुतुब मीनार का निर्माण तो उन्हीं से जुड़ा है, सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल। इल्तुतमिश को अक्सर मामलुक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐबक ने नींव रखी, पर इल्तुतमिश ने, जो ऐबक के दामाद भी थे और खुद भी मामलुक थे, उन्होंने सल्तनत को संगठित किया। संगठित किया मतलब क्या किया उन्होंने? उन्होंने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। दिल्ली ज्यादा सुरक्षित और केंद्रीय जगह थी। उन्होंने मुद्रा प्रणाली शुरू की, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। इससे व्यापार और प्रशासन में आसानी हुई। अच्छा, मुद्रा प्रणाली। जी। और उन्होंने 40 वफादार तुर्क सरदारों का एक गुट बनाया, जिसे तुर्काने चहलगानी कहते थे, ताकि शासन में मदद मिल सके। हालांकि बाद में यही गुट सत्ता के लिए खतरा भी बना। और कुतुब मीनार, वो सिर्फ एक मीनार थी या उसका कोई और मतलब भी था? नहीं, कुतुब मीनार सिर्फ एक इमारत नहीं थी। हाँ, ये इस्लामी वास्तुकला का एक शानदार नमूना है, यकीनन, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा थी। ये दिल्ली में नई इस्लामी सत्ता की विजय और स्थापना का प्रतीक थी। सत्ता का प्रतीक? हाँ, उसकी ऊंचाई, उसकी भव्यता, वो शासकों की शक्ति और प्रतिष्ठा को दर्शाती थी। इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया, जिसे ऐबक ने शुरू किया था। और इल्तुतमिश ने एक और महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने बगदाद के अब्बासी खलीफा से सुल्तान की पदवी की औपचारिक मान्यता प्राप्त की। इससे दिल्ली सल्तनत को इस्लामी दुनिया में वैधता मिली, जो उस दौर में बहुत मायने रखती थी। तो इल्तुतमिश ने तो सल्तनत को काफी मजबूती दी। इसके बाद क्या हुआ? स्रोत सामग्री में खिलजी वंश और अलाउद्दीन खिलजी का जिक्र प्रमुखता से है। उन्हें एक शक्तिशाली शासक बताया गया है। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी। उनका शासनकाल था 1296 से 1316 तक। हाँ, वो यकीनन दिल्ली सल्तनत के सबसे महत्वाकांक्षी और ताकतवर सुल्तानों में से एक थे। उनके समय में क्या खास हुआ? उनके समय में सल्तनत का न सिर्फ भौगोलिक विस्तार हुआ, बल्कि प्रशासन और अर्थव्यवस्था में भी बड़े बदलाव किए गए। शोध बताते हैं कि उन्होंने मंगोल आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। हाँ, मंगोल आक्रमण तो बड़ा खतरा थे उस समय। बिल्कुल। उन्होंने गुजरात और राजस्थान पर कब्जा किया, और सबसे बढ़कर पहली बार किसी दिल्ली के सुल्तान ने दक्षिण भारत यानी दक्कन तक सफल सैन्य अभियान भेजे। दक्षिण भारत तक? ये तो बड़ी बात थी। हाँ, ये दक्षिण अभियान बहुत महत्वपूर्ण थे। इनका मकसद सिर्फ लूटपाट नहीं था, बल्कि दक्षिण के राज्यों को अपनी अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर करना था। इससे सल्तनत का प्रभाव क्षेत्र अभूतपूर्व रूप से बढ़ गया। तो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच संपर्क भी बढ़ा होगा? हाँ, संपर्क भी बढ़ा। लेकिन अलाउद्दीन सिर्फ एक योद्धा नहीं थे। उन्होंने राज्यों को मजबूत करने के लिए कई प्रशासनिक और आर्थिक सुधार भी लागू किए। जैसे कि वो बाजार नियंत्रण नीति, स्रोत में इसका जिक्र है। हाँ, बाजार नियंत्रण। देखिए, अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना बनाई थी। ये मंगोलों से रक्षा और साम्राज्य विस्तार के लिए जरूरी थी, लेकिन इतनी बड़ी सेना का खर्च उठाना एक चुनौती थी। जाहिर है। इसलिए उन्होंने दिल्ली और शायद कुछ अन्य बड़े शहरों में जरूरी चीजों की कीमतें तय कर दी। अनाज, कपड़े, घोड़े, गुलाम, सब कुछ। उन्होंने बाजार पर कड़ा नियंत्रण रखा, जासूस नियुक्त किए और कम तौलीन या ज्यादा कीमत लेने वालों के लिए सख्त सजाएं रखीं। क्या ये सफल रहा? मतलब क्या इससे सेना को फायदा हुआ, जैसा वो चाहते थे?
देखिए, स्रोत बताते हैं कि कम से कम दिल्ली में तो ये नीति काफी हद तक सफल रही। सैनिकों को कम वेतन पर भी अपनी जरूरतें पूरी करने में मदद मिली और महंगाई पर काबू रहा। लेकिन क्या ये पूरे साम्राज्य में लागू हो पाया? इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। ये व्यवस्था कितनी स्थायी थी और दिल्ली के बाहर कितनी प्रभावी थी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये दिखाता है कि अलाउद्दीन राज्य की जरूरतों के हिसाब से अर्थव्यवस्था में सीधे हस्तक्षेप करने को तैयार थे। हाँ, ये उस जमाने के लिहाज से एक बड़ी बात थी। बिल्कुल। उन्होंने जमीन की पैमाइश करवाकर लगान व्यवस्था में भी सुधार करने की कोशिश की ताकि बिचौलियों को हटाया जा सके और राज्य की आमदनी बढ़े। अलाउद्दीन के बाद तुगलक वंश का दौर आया और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है, अक्सर उनकी विवादास्पद नीतियों के लिए। स्रोत में उनकी 2 नीतियों का खास जिक्र है, सांकेतिक मुद्रा और राजधानी बदलना। ये क्या मामला था? मोहम्मद बिन तुगलक, शासनकाल 1325 से 1351। वो एक पढ़े लिखे और जिज्ञासु शासक थे जिनके दिमाग में कई नए विचार थे, पर हाँ, उनके विचार अक्सर समय से आगे होते थे या उनका कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो पाता था। जैसे वो सांकेतिक मुद्रा वाली बात। हाँ, टोकन करेंसी। देखिए, विचार बुरा नहीं था। दुनिया में उस समय चांदी की कमी हो रही थी और चीन जैसे देशों में कागज या कांसे के सिक्के सांकेतिक मुद्रा के तौर पर चलते थे। तुगलक ने चांदी के सिक्कों यानी टंका के मूल्य के बराबर तांबे या कांसे के सिक्के चलाने की कोशिश की। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? आइडिया तो अच्छा लग रहा है। गड़बड़ ये हुई कि राज्य टकसाल पर पूरा नियंत्रण नहीं रख पाया। नतीजा, लोगों ने घरों में ही नकली सिक्के ढालने शुरू कर दिए। अरे हाँ, बाजार नकली सिक्कों से भर गया, अर्थव्यवस्था ठप हो गई और फिर सुल्तान को अपनी योजना वापस लेनी पड़ी और लोगों को असली चांदी के सिक्के लौटाने पड़े। इससे खजाने पर भारी बोझ पड़ा। तो मतलब अच्छा विचार, पर अमल ठीक नहीं हुआ। हाँ, खराब कार्यान्वयन और शायद जनता के भरोसे की कमी, इसी वजह से असफल हो गया। और वो दूसरा बड़ा फैसला, राजधानी बदलने वाला, दिल्ली से दौलताबाद, ये तो बहुत बड़ा कदम रहा होगा। हाँ, ये शायद उनका सबसे विवादास्पद फैसला था। उन्होंने 1327 के आसपास राजधानी को दिल्ली से हटाकर दक्षिण में देवगिरी ले जाने का फैसला किया, जिसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया। इसके पीछे क्या सोच थी? मतलब क्यों? कई संभावित कारण बताए जाते हैं। एक तो ये कि दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में था, जिससे विशाल साम्राज्य, खासकर दक्षिण के हिस्सों पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सकता था। ये बात तो ठीक लगती है। दूसरा, दिल्ली उत्तर पश्चिम से होने वाले मंगोल आक्रमणों के निशाने पर रहती थी, जबकि दौलताबाद ज्यादा सुरक्षित था। सुनने में तो तर्कसंगत लगता है, फिर ये असफल क्यों माना जाता है? इतनी आलोचना क्यों होती है इसकी? असफलता फिर से कार्यान्वयन में थी। सुल्तान ने सिर्फ प्रशासनिक दफ्तर ही नहीं, बल्कि दिल्ली की पूरी आबादी, अमीर गरीब, सबको दौलताबाद चलने का हुक्म दे दिया। पूरी आबादी को? ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? हाँ, और ये लगभग 1100 किलोमीटर का सफर था। रास्ते में हजारों लोग गर्मी, थकान और बीमारियों से मर गए। जो दौलताबाद पहुंचे भी, उन्हें भी वहां का माहौल रास नहीं आया। तो फिर क्या हुआ? कुछ सालों बाद सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सबको वापस दिल्ली लौटने का आदेश दिया। वापस? हो। हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में न सिर्फ जानमाल का भारी नुकसान हुआ, बल्कि सुल्तान की प्रतिष्ठा को भी धक्का लगा और लोगों में भारी असंतोष फैला। ये दिखाता है कि शासक की नीयत चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, जमीनी हकीकत और लोगों की क्षमता को नजरअंदाज करना कितना महंगा पड़ सकता है। इन्हीं सब उतार चढ़ाव के बीच स्रोत एक और बहुत दिलचस्प शासक का जिक्र करते हैं, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी, जो दिल्ली की शासक बनी। ये तो उस दौर के हिसाब से बहुत अनोखी बात रही होगी। निश्चित रूप से। रजिया सुल्तान, शासनकाल 1236 से 1240, दिल्ली सल्तनत ही नहीं बल्कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक असाधारण हस्ती हैं। वो इल्तुतमिश की बेटी थी। और इल्तुतमिश ने उन्हें चुना था? हाँ, इल्तुतमिश ने खुद अपने बेटों के बजाय रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था, क्योंकि वो उन्हें ज्यादा योग्य मानते थे। रजिया ने सुल्तान बनने के बाद पर्दा त्याग दिया, पुरुषों की तरह कपड़े पहने, कुबा और कुलाह, हाथी पर सवार होकर जनता के बीच जाती थी और खुद दरबार लगाती थी। तो क्या उन्हें आसानी से स्वीकार कर लिया गया क्योंकि वो एक महिला थी? बिल्कुल नहीं। यहीं पर असली चुनौती थी। वो बेशक योग्य थीं, लेकिन उस समय का समाज और खासकर शक्तिशाली तुर्क अमीर, वही चहलगानी गुट, वो एक महिला को अपने शासक के रूप में देखने को तैयार नहीं थे। उनको दिक्कत थी।
हाँ, उन्हें रज़िया का पुरुषों की तरह व्यवहार करना और स्वतंत्र रूप से शासन चलाना पसंद नहीं आया। उनके खिलाफ लगातार साजिशें होती रहीं। रज़िया ने अपने योग्यता और कूटनीति से कुछ समय तक स्थिति संभाली, लेकिन अंततः उन्हें अमीरों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। और फिर केवल 4 साल के शासन के बाद उनकी सत्ता छीन ली गई और उनकी हत्या कर दी गई। उनका शासनकाल छोटा जरूर था, पर ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये उस दौर में लैंगिक पूर्वाग्रहों और सत्ता संघर्ष की जटिलताओं पर रोशनी डालता है। अब अगर हम शासकों से हटकर सल्तनत काल के समाज, संस्कृति और वास्तुकला पर आएं, तो स्रोत बताते हैं कि एक मिलीजुली संस्कृति के विकास का दौर था। इसका क्या मतलब है, इसे थोड़ा समझाएं। हाँ, मिलीजुली संस्कृति मतलब ये है कि जब तुर्क और अफगान शासक यहाँ आए तो वो अपने साथ मध्य एशिया और फारस की भाषा, धर्म यानी इस्लाम, वास्तुकला और प्रशासनिक तरीके लेकर आए। और भारत में पहले से ही अपनी संस्कृति थी। बिल्कुल, भारत में पहले से ही एक बहुत समृद्ध और गहरी जड़ें जमाई हुई सभ्यता, धर्म, मुख्यतः हिंदू धर्म और कलाएं मौजूद थी। सल्तनत काल में इन दोनों के बीच लगातार संपर्क और आदान प्रदान हुआ। नतीजा एक नई मिश्रित या जिसे इंडो इस्लामिक संस्कृति कहते हैं उसके रूप में सामने आया। क्या इसके कुछ ठोस उदाहरण हैं, जैसे वास्तुकला में आपने कुतुब मीनार का जिक्र किया था? हाँ, वास्तुकला इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। सल्तनत काल की इमारतों में आपको इस्लामी वास्तुकला की विशेषताएं दिखेंगी, जैसे मेहराब यानी आर्च, गुंबद यानी डोम और मीनारें। जी। लेकिन साथ ही आपको भारतीय कारीगरों का प्रभाव भी नजर आएगा, जैसे अलंकरण यानी डेकोरेशन के तरीके, कमल के फूल जैसे रूपांकन और कहीं-कहीं खंभों यानी पिलर्स का इस्तेमाल भी। तो दोनों का मेल? हाँ, बिल्कुल। कुतुब मीनार परिसर, जिसमें कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी शामिल है, अलाउद्दीन खिलजी का बनवाया अलाई दरवाज़ा, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, ये सब इसी इंडो इस्लामिक शैली के बेहतरीन नमूने हैं। और वास्तुकला के अलावा समाज और संस्कृति पर क्या असर पड़ा? क्या लोग भी घुल मिल रहे थे? समाज में देखिए, एक मुस्लिम शासक वर्ग उभरा, जबकि प्रजा का बहुमत हिंदू था। दोनों समुदायों के बीच संबंध जटिल थे। कहीं तनाव था, कहीं सह अस्तित्व और कहीं आपसी मेलजोल भी था। भाषा पर क्या असर हुआ? भाषा के स्तर पर फारसी प्रशासनिक भाषा बनी, लेकिन आम लोगों के बीच संपर्क से उर्दू जैसी नई जुबानों का विकास शुरू हुआ। इसमें फारसी, अरबी, तुर्की और स्थानीय भारतीय भाषाओं के शब्द शामिल थे। अच्छा, उर्दू का विकास इसी दौर में शुरू हुआ? हाँ, इसकी जड़ें यहीं मिलती हैं। साहित्य में अमीर खुसरो जैसे कवि हुए, जिन्होंने फारसी और हिंदवी यानी पुरानी हिंदी दोनों में लिखा और भारतीय संगीत में नए राग और वाद्य यंत्र पेश किए। और धर्म के स्तर पर सूफी संत, भक्ति आंदोलन? बिल्कुल, इसी दौर में सूफी संतों और भक्ति आंदोलन के संतों ने प्रेम, सहिष्णुता और ईश्वर की एकता का संदेश दिया, जिसने भी सांस्कृतिक संगम को बढ़ावा दिया। व्यापार बढ़ा, नए शहर बसे और मुद्रा प्रणाली के स्थापित होने से अर्थव्यवस्था को भी गति मिली। तो ये सिर्फ राजनीतिक उथल-पुथल का दौर नहीं था, बल्कि गहरे सांस्कृतिक बदलावों का भी दौर था। लेकिन जैसे हर कहानी का अंत होता है, दिल्ली सल्तनत का भी हुआ। स्रोत बताते हैं कि लोदी वंश के समय सल्तनत कमजोर हो गई थी और अंततः 1526 में बाबर ने इसे खत्म कर दिया। ये पतन कैसे हुआ? क्या अचानक हुआ? नहीं, दिल्ली सल्तनत का पतन कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसकी जड़ें तुगलक वंश के आखिरी दौर से ही दिखने लगी थी। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से जो अस्थिरता पैदा हुई। हाँ, वो राजधानी बदलना और मुद्रा वाली बात। जी, और उनके उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद सल्तनत तेजी से सिकुड़ने लगी। कई प्रांतीय गवर्नर स्वतंत्र हो गए, जैसे बंगाल, जौनपुर, गुजरात, मालवा। और तैमूर का आक्रमण भी तो हुआ था। आला 1398 में तैमूर का भयानक आक्रमण। उसने दिल्ली को बुरी तरह लूटा और सल्तनत की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। तो सैयद और लोधी वंश के समय सल्तनत सिर्फ नाम की रह गई थी, मतलब बहुत छोटी। काफी हद तक। सैयद वंश का शासन तो दिल्ली और आसपास के कुछ इलाकों तक ही सीमित था। लोधी वंश ने, खासकर बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी ने, सल्तनत को फिर से संगठित करने की कोशिश जरूर की और कुछ हद तक सफल भी हुए। उन्होंने जौनपुर जैसे राज्यों को वापस जीता। लेकिन फिर भी समस्याएं थी। हाँ, आंतरिक समस्याएं बनी रहीं। खासकर अफगान सरदार अक्सर सुल्तान की सत्ता को चुनौती देते थे। इब्राहिम लोदी जो आखिरी सुल्तान थे, वो अपने सरदारों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए।
उनके कई सरदार उनसे नाराज थे। और इसी नाराजगी का फायदा बाबर ने उठाया। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी ने ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया था। अच्छा, उन्होंने खुद बुलाया? हाँ जी। बाबर, जो काबुल का शासक था और तैमूर का वंशज होने के नाते दिल्ली पर अपना दावा भी समझता था, वो इस मौके की तलाश में था ही। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। पानीपत की पहली लड़ाई 1526। हाँ, उसमें बाबर की छोटी लेकिन बेहतर अनुशासित सेना, जिसमें तोपखाने का इस्तेमाल हुआ था, उसने इब्राहिम लोदी की कहीं बड़ी सेना को हरा दिया। इब्राहिम लोदी लड़ाई में मारे गए और बस इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। तो 320 साल के इस लंबे सफर के बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई। आज की चर्चा को समेटते हुए हमने देखा कि कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी, फिर मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंशों ने इस पर राज किया। हमने इल्तुतमिश के संगठन, अलाउद्दीन के विस्तार और सुधारों को और मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों, बिल्कुल, और रजिया सुल्तान की वो असाधारण कहानी पर भी बात की। जी। हमने इंडो इस्लामिक संस्कृति के विकास और अंत में बाबर द्वारा इसके पतन को भी समझा। हाँ, और ये सोचना दिलचस्प है कि इतने उतार चढ़ाव, इतने वंशों के बदलने, इतनी आंतरिक लड़ाइयों और बाहरी आक्रमणों के बावजूद दिल्ली लगभग लगातार उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र बनी रही। ये बात तो है। ये सल्तनत काल सिर्फ अतीत का एक अध्याय नहीं है। इसने भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की एक रूपरेखा तैयार की, फारसी भाषा और प्रशासनिक शब्दावली को स्थापित किया और एक ऐसी मिलीजुली संस्कृति की नींव रखी जिसका असर हमें बाद में मुगल काल में और भी ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो सल्तनत खत्म हुई, लेकिन उसकी विरासत जारी रही किसी न किसी रूप में। हाँ, और विजयनगर साम्राज्य। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो ऐतिहासिक जानकारी देते हैं। इस ताकतवर हिंदू साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, इसकी अनोखी संस्कृति क्या थी, और वो बहमनी सल्तनत के साथ उसके संघर्ष। हाँ, वो लगातार चलते संघर्ष और आखिरकार इसका पतन। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए विजयनगर के सबसे अहम पहलुओं को समझना। जी। मतलब शुरुआत कैसे हुई, सांस्कृतिक पहचान क्या थी, कौन से बड़े टकराव झेले और क्यों ये इतना ताकतवर साम्राज्य खत्म हो गया। बिल्कुल। और विजयनगर सिर्फ एक राजनीतिक या फौजी ताकत नहीं था। हाँ, वो तो था ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी असली पहचान शायद इसकी कला, इसकी शानदार वास्तुकला। हम्पी वाली। हाँ, बिल्कुल, हम्पी। और अलग अलग भाषाओं के साहित्य को जो इसने संरक्षण दिया वो बेमिसाल था। देखिए, 14वीं सदी में जब यह साम्राज्य बना तो इसने दक्षिण भारत के इतिहास और संस्कृति पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि उसका असर आज भी दिखता है। सही। ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता के फलने फूलने और फिर उजड़ने की कहानी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस साम्राज्य की नींव दो भाइयों ने रखी थी, हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम। संगम वंश के थे ये दोनों। हाँ, संगम वंश। और दिलचस्प बात यह है कि इनका शुरुआती करियर वारंगल के काकतीय राजाओं और फिर कृष्णा नदी के पास कंपिली राज्य के अधिकारियों के तौर पर गुजरा था। जी, मतलब सीधे राजा नहीं बने। हाँ, मतलब एकदम से राजा नहीं बन गए, पहले इन्होंने प्रशासन का अनुभव लिया था। और यहीं से कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। इनकी शुरुआत को लेकर एक वृत्तांत काफी मशहूर है। हालांकि इतिहासकार इस पर पूरी तरह एक मत नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, क्या कहानी है वो? कहा जाता है कि जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण पर हमला किया तो इन दोनों भाइयों को पकड़ लिया गया था। कुछ स्रोत कहते हैं कि उन्हें दिल्ली ले जाकर इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया, लेकिन वो किसी तरह वापस दक्षिण लौटे और यहाँ उनकी मुलाकात हुई गुरु विद्यारण्य से। अच्छा, गुरु विद्यारण्य। हाँ, माना जाता है कि विद्यारण्य की प्रेरणा से ही उन्होंने दोबारा हिंदू धर्म अपनाया और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर एक स्वतंत्र हिंदू राज्य बनाने का फैसला किया। और वही बना विजयनगर। बिल्कुल, इसी फैसले ने विजयनगर यानी जीत का शहर को जन्म दिया। ये कहानी अब चाहे पूरी तरह सच हो या ना हो, इस बात पर रोशनी डालती है कि साम्राज्य की पहचान शुरू से ही एक खास धार्मिक और सांस्कृतिक दिशा में बढ़ रही थी। तो ये तो हुई स्थापना की बात। हाँ। लेकिन कोई भी साम्राज्य सिर्फ नींव पर खड़ा नहीं रहता, उसे फैलना होता है, अपनी जड़ें मजबूत करनी होती हैं। विजयनगर ने ये कैसे किया? बहुत तेजी से किया और असरदार तरीके से। हरिहर और बुक्का ने पहले अपने आसपास के इलाकों को जीता। इसमें दक्षिण का एक और अहम राज्य था होयसल, वो भी शामिल था। होयसल भी? ओके। जी।
अगले कुछ दशकों में उन्होंने दक्षिण में अपना दबदबा काफी बढ़ा लिया। आज के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और यहां तक कि उड़ीसा के कुछ हिस्सों तक उनका राज फैल गया। काफी बड़ा इलाका हो गया। हाँ, बहुत बड़ा। लेकिन सिर्फ जीतना काफी नहीं था, जैसा आपने कहा। इन शुरुआती शासकों ने, खासकर बुक्का प्रथम ने, एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा भी तैयार किया। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी ध्यान दिया। बिल्कुल। साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों यानी राज्य में बांटा गया, जहां भरोसेमंद गवर्नर या नायक नियुक्त किए गए। उन्होंने टैक्स वसूलने का एक सिस्टम बनाया और सबसे जरूरी, एक ताकतवर सेना खड़ी की। सेना तो जरूरी थी ही। हाँ, जिसमें घुड़सवार सेना का बड़ा महत्व था, ताकि सीमाओं की हिफाजत हो सके और जरूरत पड़ने पर विस्तार भी किया जा सके। मतलब सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित शासन के दम पर भी ये साम्राज्य आगे बढ़ा। सही कहा। लेकिन दक्षिण भारत में वो अकेले तो थे नहीं। उत्तर में एक और बड़ी ताकत उभर रही थी, बहमनी सल्तनत। इनके साथ विजयनगर के रिश्ते कैसे थे? रिश्ते कहना चाहिए कि शुरू से ही टकराव वाले थे। अच्छा। बहमनी सल्तनत भी करीब करीब उसी वक्त यानी 14वीं सदी के मध्य में दक्कन में एक बड़ी ताकत बनकर उभरी थी। और जाहिर है दोनों की सीमाएं मिलती थी, दोनों की महत्वाकांक्षाएं थी, तो टक्कर होनी ही थी। बिल्कुल। नतीजा, लगभग 200 सालों तक इन दोनों के बीच लगातार संघर्ष चलता रहा। ये लड़ाइयां सिर्फ जमीन के लिए नहीं थीं, बल्कि इज्जत और दबदबे की भी थीं। और क्या? कोई खास इलाका था जिसे लेके ये झगड़ा ज्यादा होता था, जैसे कोई स्ट्रेटेजिक एरिया? हाँ, बिल्कुल। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का बेहद उपजाऊ इलाका, जिसे रायचूर दोआब कहते हैं। रायचो दोआब। हाँ, वो हमेशा इन दोनों के बीच झगड़े की जड़ रहा। ये सिर्फ खेती के लिए अहम नहीं था, बल्कि व्यापारिक रास्तों और सैनिक नजरिए से भी इसकी बड़ी अहमियत थी। अच्छा। जो इसे कंट्रोल करता, उसका पलड़ा भारी रहता। इसके अलावा पूर्वी तट के बंदरगाहों पर कब्जे के लिए भी होड़ रहती थी, क्योंकि समुद्री व्यापार बहुत मुनाफे वाला था। तो कभी जंग होती, कभी हालात देखकर समझौते भी हो जाते, लेकिन एक स्थायी तनाव वो हमेशा बना रहता था। इस लगातार चलने वाली खींचतान ने दोनों राज्यों के खजाने पर बहुत बोझ डाला होगा, जाहिर है। ये तो हुई राजनीति और लड़ाइयों की बात। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, विजयनगर की पहचान सिर्फ इसी से नहीं थी। कला और संस्कृति के लिहाज से ये दौर कैसा था? यहां बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये पहलू विजयनगर को सचमुच खास बनाता है। एक तरफ जहां लगातार लड़ाइयां चल रही थीं, वहीं दूसरी तरफ विजयनगर के राजाओं ने, खासकर संगम, सालुव और तुलु वंश के शासकों ने कला, साहित्य और वास्तुकला को जबरदस्त बढ़ावा दिया। जबरदस्त। उनकी राजधानी विजयनगर, मतलब आज का हम्पी, उस जमाने के दुनिया के सबसे शानदार शहरों में गिनी जाती थी। मैंने सुना है विदेशी यात्री भी बहुत प्रभावित थे। हाँ, कई विदेशी यात्री आए। इटली के निकोलो कॉन्टी, फारस के अब्दुल रज्जाक, ये लोग जब यहाँ आए तो इसकी भव्यता देखकर दंग रह गए। रज्जाक ने तो लिखा कि उसने दुनिया में ऐसी जगह नहीं देखी। वाह। उसने शहर की 7 दीवारों का जिक्र किया, भीड़ भरे बाजारों का, जहां हीरे मोती सब्जियों की तरह बिकते थे, और राजा के महल की शान शौकत का बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। और मंदिर? हम्पी के खंडरों में आज भी जो मंदिर दिखते हैं वो तो कमाल के हैं। बिल्कुल। विट्ठल स्वामी और विरूपाक्ष मंदिर तो विजयनगर की वास्तुकला के बेहतरीन नमूने हैं। वो बड़े बड़े गोपुरम, मतलब मंदिर के प्रवेश द्वार। हाँ, वो ऊंचे ऊंचे गेटवेज। जी, नक्काशीदार खंभों वाले विशाल मंडप और पत्थर के बने रथ, ये सब उस दौर की कला और इंजीनियरिंग का कमाल दिखाते हैं। लेकिन सिर्फ मंदिर ही नहीं, उन्होंने सिंचाई के लिए नहरें और तालाब भी बनवाए। अच्छा, ये भी किया। हाँ, जिससे खेती बेहतर हुई और शहर को पानी मिला। ये दिखाता है कि वो सिर्फ शान शौकत पर ही नहीं, बल्कि बुनियादी जरूरतों पर भी ध्यान देते थे। और साहित्य का क्या लिखने पढ़ने को भी इतना ही बढ़ावा मिला? जबरदस्त। विजयनगर का दरबार कन्नड़, तेलुगु, तमिल और संस्कृत, इन चारों भाषाओं के कवियों और विद्वानों का अड्डा था। चारों भाषाएं? वाह। हाँ, राजा खुद भी अक्सर विद्वान होते थे और साहित्य में रुचि रखते थे। अलग अलग वंशों ने अपने अपने दौर में इन भाषाओं को बढ़ावा दिया। खासकर तेलुगु साहित्य के लिए तो ये स्वर्ण युग जैसा था। अच्छा। ये सब मिलकर विजयनगर को सिर्फ एक फौजी ताकत नहीं, बल्कि दक्षिण भारत का एक धड़कता हुआ सांस्कृतिक दिल बनाते थे। और इस दिल की धड़कन शायद सबसे तेज सुनाई दी कृष्णदेव राय के समय में। उन्हें तो विजयनगर का सबसे महान शासक माना जाता है ना? बिना किसी शक के। कृष्णदेव राय, जो तुलु वंश के थे और जिनका शासनकाल करीब 1509 से 1529 तक रहा, वो विजयनगर के इतिहास के शिखर पुरुष थे। हाँ, उनके दौर को वाकई स्वर्ण युग कहा जा सकता है। वो एक लाजवाब सेनापति थे।
इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा। उन्होंने न सिर्फ पहले से चले आ रहे दुश्मनों जैसे बहमनी सल्तनत के वारिस राज्यों, खासकर बीजापुर और उड़ीसा के गजपति राजाओं को कई बार हराया, बल्कि साम्राज्य की सीमाओं को भी काफी दूर तक फैलाया। उनकी जीतों ने विजयनगर को दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और कह सकते हैं निर्विवाद राजनीतिक और फौजी ताकत बना दिया। लेकिन क्या वो सिर्फ एक योद्धा ही थे या प्रशासन और कला में भी रुचि थी? नहीं, यही तो उनकी खासियत थी। वो जितने काबिल सेनापति थे उतने ही कुशल प्रशासक भी। अच्छा। उन्होंने राज्य के प्रशासन को सुधारा, टैक्स व्यवस्था को बेहतर किया, व्यापार को बढ़ावा दिया और सिंचाई के कई काम करवाए। और कला साहित्य के तो वो बहुत बड़े संरक्षक थे, जैसा आपने पहले बताया। हाँ, उनका अपना दरबार अष्टदिग्गज नाम के 8 महान तेलुगु कवियों से सजा रहता था। अष्टदिग्गज? जी, जिनमें तेनाली रामकृष्ण का नाम शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है। हाँ, तेनालीराम। बिल्कुल। कृष्णदेवराय खुद भी बड़े विद्वान और कवि थे। उन्होंने तेलुगु में अमुक्त माल्यदा नाम का मशहूर महाकाव्य लिखा, जो राजनीति और भक्ति पर है। वाह, मतलब हर मोर्चे पर काबिल। हाँ, तो वो हर लिहाज से एक असाधारण शासक थे। एक ऐसा शासक जिसके बाद शायद उस ऊंचाई को बनाए रखना मुश्किल हो गया होगा। बिल्कुल। कृष्णदेवराय की मौत के बाद विजयनगर कुछ वक्त तक तो ताकतवर बना रहा। उनके उत्तराधिकारी अच्युत देवराय और फिर सदाशिवराय के समय में भी साम्राज्य बढ़ा रहा, लेकिन धीरे धीरे अंदरूनी समस्याएं सिर उठाने लगी। अच्छा, इंटरनल प्रॉब्लम। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत थी उत्तराधिकार को लेकर होने वाले झगड़े। कृष्णदेवराय के बाद सत्ता तुलु वंश में ही रही, लेकिन असली ताकत अक्सर उनके मंत्रियों या रिश्तेदारों के हाथ में आ जाती थी, जैसे राम राय। राम राय? हाँ, जो कृष्णदेवराय के दामाद थे और सदाशिवराय के समय में फैक्चुअली राज कर रहे थे। मतलब राजा कोई और, ताकत किसी और के पास। कुछ वैसा ही। इसके अलावा प्रांतीय गवर्नर या नायक भी ज्यादा ताकतवर और खुद मुख्तार होने लगे थे। और हाँ, दक्कन की सल्तनतों के साथ लड़ाइयां तो चली रही थी। वो तो थी ही। हाँ, जो अब 5 अलग-अलग राज्यों में बढ़ चुकी थी: अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। इन सब चीजों ने साम्राज्य को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया था। और फिर आया वो साल 1565 और तालीकोटा की लड़ाई। इसे विजयनगर के अंत की शुरुआत माना जाता है। अंत की शुरुआत नहीं, बल्कि लगभग अंत ही कह सकते हैं। ये दक्षिण भारत के इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी। इसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। राक्षस तंगड़ी? जी। इसमें हुआ ये कि दक्कन की 4 सल्तनतों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर ने अपने पुराने झगड़े भुलाकर विजयनगर के खिलाफ एक महासंघ बना लिया। बरार इसमें शामिल नहीं हुआ था। अच्छा, 4 एक साथ आ गए। हाँ, विजयनगर की बहुत बड़ी सेना का नेतृत्व राम राय कर रहे थे, जो अब काफी बूढ़े हो चुका थे, लेकिन हौसला अब भी बुलंद था। अचानक एक हो गई, मतलब कोई खास घटना हुई थी क्या? इतिहासकार मानते हैं कि राम राय की बढ़ती ताकत और दक्कन की सल्तनतों के अंदरूनी मामलों में उनके दखल ने उन्हें एकजुट होने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, मतलब राम राय का इंटरफेरेंस। हाँ, राम राय अक्सर एक सल्तनत का साथ देकर दूसरी को कमजोर करने की कोशिश करते थे, और शायद सल्तनतों को लगा कि अगर वो अब एक नहीं हुए तो विजयनगर उन्हें एक एक करके खत्म कर देगा। ये तो लॉजिकल लगता है। लड़ाई बहुत भयानक हुई। शुरू में विजयनगर का पल्ला भारी लग रहा था, लेकिन फिर पासा पलट गया। कैसे? कुछ कहते हैं कि विजयनगर की सेना के 2 मुस्लिम कमांडर ऐन मौके पर दगा दे गए और सल्तनतों से जा मिले। ओ, धोखा। ऐसा कहा जाता है। नतीजा ये हुआ कि विजयनगर की सेना बुरी तरह हारी। राम राय पकड़े गए और उन्हें वहीं मार दिया गया। और राजधानी विजयनगर का क्या हुआ, जिसका इतना जिक्र हुआ? हार के बाद विजयी सुल्तानों की सेनाओं ने विजयनगर शहर की तरफ कूच गया, जो शहर कभी दुनिया के सबसे अमीर और शानदार शहरों में गिना जाता था। उसे कई महीनों तक लूटा गया, जलाया गया और मतलब पूरी तरह तहस-नहस कर दिया गया। उफ, बहुत दुखद। हाँ, वो भव्य मंदिर, महल, बाजार सब खंडर बना दिए गए। अब्दुल रज़्ज़ाक ने जिस शहर की इतनी तारीफ की थी, वो अब वीरान हो गया। इस हार और लूटपाट ने विजयनगर साम्राज्य की कमर तोड़ दी। उसकी फौजी ताकत खत्म हो गई, राजनीतिक दबदबा खत्म हो गया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि कैसे 2 भाइयों ने मुश्किल हालात में एक साम्राज्य खड़ा किया। जी। कैसे वो अपनी ताकत और संस्कृति के शिखर पर पहुंचा कृष्णदेव राय के समय में। हाँ, बिल्कुल। और कैसे अंदरूनी कमजोरियों और बाहरी दुश्मनों के एक घातक गठजोड़ ने उसे जमीन पर ला दिया।
विजयनगर वाकई दक्षिण भारतीय इतिहास का एक चमकता हुआ लेकिन आखिर में दुखद अध्याय है। सही कहा। ये शक्ति, समृद्धि, सांस्कृतिक ऊंचाई और फिर अचानक पतन की एक यादगार मिसाल पेश करता है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, 1565 की उस भयानक हार और राजधानी के पूरी तरह उजड़ जाने के बाद भी क्या विजयनगर सचमुच खत्म हो गया? देखिए, हम्पी के वो विशाल खंडर जो आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, वो तो उसी गुजरे हुए दौर की कहानी आज भी सुना रहे हैं। सही बात है। लेकिन शायद उससे भी ज्यादा अहम है वो सांस्कृतिक विरासत जो विजयनगर छोड़ गया। उस दौर की वास्तुकला की शैली, मूर्तिकला, चित्रकला और खासकर तेलुगु और कन्नड़ साहित्य जो उस समय फला फूला। हाँ, जिसका हमने जिक्र किया था। जी, उसका असर दक्षिण भारत की संस्कृति पर आज तक कायम है। कई धार्मिक और सामाजिक रिवाज भी उसी दौर की देन माने जाते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि राजनीतिक सत्ता भले ही खत्म हो जाए, साम्राज्य भले ही मिट्टी में मिल जाएं, लेकिन उनके बनाए हुए सांस्कृतिक निशान कितने गहरे और कितने टिकाऊ हो सकते हैं। बहमनी सल्तनत। जी, हमारे पास इससे जुड़ी काफी जानकारी है, अलग अलग दस्तावेज हैं और मतलब कोशिश ये रहेगी कि समझें कि ये सल्तनत कैसे बनी, दक्कन पर इसका क्या असर रहा और फिर खत्म कैसे हुई। जी हाँ, ये सल्तनत करीब करीब 200 साल मतलब 14वीं सदी के बीच से लेकर 16वीं सदी की शुरुआत तक दक्कन के इलाके में एक बड़ी ताकत बनी रही। हाँ, वो दौर जब दिल्ली सल्तनत कमजोर हो रही थी। बिल्कुल, उसी माहौल में इसका उदय हुआ और इसने दक्षिण भारत में जो पावर बैलेंस था उसे काफी बदला। तो आज हम देखेंगे कि जो भी जानकारी मिलती है उसके हिसाब से इसकी पूरी कहानी क्या है, क्या उतार चढ़ाव आए और क्या विरासत छोड़ी इसने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बहमनी सल्तनत की स्थापना ये हुई 1347 में, है ना? हाँ, 1347। ये वो टाइम था जब दिल्ली सल्तनत खासकर मोहम्मद बिन तुगलक के राज में थोड़ी मुश्किलों से गुजर रही थी। दक्कन पर पकड़ ढीली हो रही थी। अच्छा। तो इसी मौके का फायदा उठाया हसन गंगू ने। जो जानकारी है उसके हिसाब से वो दिल्ली सल्तनत के ही एक अधिकारी थे, शायद तुर्क थे, और उन्होंने दक्कन में जो दूसरे अमीर थे, अमीराने सदा, उनके विद्रोह को लीड किया। अच्छा। और मतलब कामयाबी से अपनी आजादी घोषित कर दी और अपना नाम रखा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ये बहमन शाह नाम, इसके पीछे भी तो कुछ कहानियां हैं, वो ब्राह्मण गुरु वाली। हाँ, वो कहानी काफी चलती है, हालांकि पक्का नहीं कह सकते कि कितनी सच है। कुछ जगह लिखा मिलता है कि ये नाम उनके कोई ब्राह्मण ज्योतिषी या सेनापति थे, गंगू, उनके सम्मान में रखा। शायद पहले उनकी नौकरी में रहे हों। अच्छा। लेकिन कुछ और विद्वान मानते हैं कि हसन गंगू ने खुद को ईरान के एक पुराने मतलब मिथिकल हीरो बहमन से जोड़ा, वो कैनिड वंश वाला, ताकि अपनी नई सल्तनत को थोड़ी शाही पहचान मिले, एक पुरानी लेजिटिमेसी मिले। दिलचस्प है कि कैसे नाम के जरिए भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश होती थी। बिल्कुल। खैर, जो भी हो, ये नाम सल्तनत की पहचान बन गया। तो ये तो हुई स्थापना की बात। अब राजधानी और सल्तनत फैली कहाँ तक थी? शुरुआत तो गुलबर्गा से हुई। जी, अलाउद्दीन बेमन शाह ने गुलबर्गा को राजधानी बनाया, नाम भी बदल दिया था उसका, एहसानाबाद रखा था। वो जगह स्ट्रेटेजी के हिसाब से ठीक थी। लेकिन फिर करीब 100 साल बाद 1425 के आसपास सुल्तान अहमद शाह वली राजधानी को बिदर ले गए। अच्छा, गुलबर्गा से बिदर क्यों? क्या वजह रही होगी, कुछ पता चलता है? हाँ, कई बातें कही जाती हैं। एक तो ये कि बिदर का मौसम गुलबर्गा से बेहतर था। दूसरा, सल्तनत फैल रही थी तो बिदर उसके सेंटर के ज्यादा करीब पड़ता था, एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाता। सही। और कुछ ये भी मानते हैं कि बिदर शायद ज्यादा महफूज था, वो विजयनगर से लड़ाइयां तो चलती रहती थी। तो नई राजधानी को फिर बड़े शानदार तरीके से बनाया गया। उसमें फारसी आर्किटेक्चर का काफी असर दिखता है। और ये सल्तनत फैली कहाँ तक थी? कितना बड़ा इलाका था इनके पास? जब ये अपने पीक पर थी तो बहमनी सल्तनत काफी बड़ी थी। मतलब आज का महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा, पूरा कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र के भी कुछ इलाके इसमें आते थे। अरे वाह। उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर नीचे कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो उपजाऊ इलाका है, रायचूर दोआब, वहां तक। तो ये जो इतना बड़ा एरिया था, यही इनकी ताकत भी था और यही पड़ोसियों से झगड़े की वजह भी, खासकर विजयनगर से। हाँ, विजयनगर साम्राज्य से इनकी टक्कर, वो तो दक्कन के इतिहास का जैसे मेन चैप्टर है। ये सिर्फ जमीन का झगड़ा था या कुछ और भी था? नहीं, सिर्फ जमीन का नहीं था, कई पहलू थे इसके। जो जानकारी मिलती है उससे लगता है कि एक तो वो रायचूर दोआब का मसला था ही। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच की जमीन बहुत उपजाऊ, जिसके पास हो उसे पैसे और ताकत दोनों मिलते। सही।
फिर दोनों की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थीं। मतलब दोनों चाहते थे कि दक्कन में हमारा दबदबा हो, और कभी-कभी धर्म का एंगल भी आ जाता था। हमेशा मेन कारण नहीं होता था, पर लड़ाई को तेज करने में काम आता था। और ये सिलसिला आखिर में 1565 की तालीकोटा की लड़ाई तक गया, जिसने विजयनगर को तो बहुत नुकसान पहुंचाया, पर तब तक बहमनी सल्तनत खुद भी टूटने की कगार पर थी। इतनी लड़ाइयों के बीच भी कुछ शासक ऐसे हुए जिन्होंने कला, संस्कृति, एडमिनिस्ट्रेशन इन सब पर ध्यान दिया। फिरोज शाह बहमनी का नाम बहुत आता है। बिल्कुल। फिरोज शाह बहमनी, उनका राज था 1397 से 1422 तक। उन्हें बहमनी सुल्तानों में काफ़ी काबिल माना जाता है। पता चलता है कि वो खुद बड़े विद्वान थे, कई भाषाएं जानते थे, धर्म, कानून, साइंस सब में रुचि थी, अच्छे कवि और कैलीग्राफर भी थे। और वो दौलताबाद के पास ऑब्जर्वेटरी बनवाई थी उन्होंने, वो तो उस जमाने के हिसाब से बड़ी बात लगती है। निश्चित रूप से। खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी में उनकी दिलचस्पी सिर्फ शौक नहीं थी। पुराने जमाने में राजाओं के लिए ज्योतिष और एस्ट्रोनॉमी का स्ट्रेटेजिक महत्व भी होता था। शुभ मुहूर्त निकालना, भविष्यवाणियां करना। हाँ। तो दौलताबाद में ऑब्जर्वेटरी बनवाना उनकी इसी रुचि को दिखाता है, और ये भी कि बहमनी दरबार में ज्ञान विज्ञान की कद्र थी। फिरोज शाह के बारे में एक और बात पता चलती है कि उन्होंने हिंदुओं को भी प्रशासन में शामिल किया। ये क्या सिर्फ राजनीतिक मजबूरी थी या उनकी सोच ही ऐसी थी? शायद दोनों बातें थी। देखिए, दक्कन में ज्यादातर आबादी तो हिंदू थी, तो इतने बड़े राज को चलाने के लिए लोकल लोगों का साथ तो चाहिए ही था। पता चलता है कि फिरोज शाह ने काबिलियत देखकर कई हिंदुओं को, खासकर ब्राह्मणों को, एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी पोस्ट दी। ये उनकी प्रैक्टिकल सोच भी दिखाता है, और कुछ हद तक टॉलरेंस भी। इससे राज में स्टेबिलिटी लाने में मदद मिली होगी। हालांकि यही चीज बाद में दरबार की ग्रुपबाजी का एक कारण भी बनी। फिरोज शाह के बाद एक और बहुत बड़ा नाम आता है, महमूद गवान। ये तो कमाल ही है कि ईरान से एक व्यापारी आया और यहाँ प्रधानमंत्री बन गया। महमूद गवान, हाँ, उनकी कहानी तो बिल्कुल अलग है। 1481 में उनकी मौत हुई। ईरान के गिलान से आए थे, एक ट्रेडर के तौर पे, लेकिन अपनी काबिलियत, ईमानदारी और एडमिनिस्ट्रेशन की समझ के दम पर वो वकील सुल्तनत यानी प्रधानमंत्री बन गए। वाह! 3 सुल्तानों के अंडर काम किया उन्होंने, और बहमनी सल्तनत को उसके बुलंदी पर पहुंचाया, एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री दोनों लिहाज से। उन्होंने क्या क्या सुधार किए थे? कैसे सल्तनत इतनी मजबूत हुई उनके टाइम में? महमूद गवान ने कई बड़े बदलाव किए। एक तो उन्होंने प्रांतीय एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक किया, सल्तनत को 8 तरफों यानी प्रांतों में बांटा, और हर तरफदार यानी गवर्नर की पावर को लिमिट किया, ताकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो जाएं। अच्छा, कंट्रोल रखने के लिए। और हर प्रांत में कुछ जमीन खालिसा कर दी, सीधे सुल्तान के कंट्रोल में। इससे सेंटर की आमदनी बढ़ी। फिर उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम सुधारा, जमीन का सर्वे करवाया, और टैक्स तय करने का तरीका ज्यादा सिस्टमैटिक और फेयर बनाया। इससे किसानों को भी राहत मिली और सल्तनत की इनकम भी रेगुलर हुई। सेना को भी नए सिरे से जमाया, डिसिप्लिन लाए, सैनिकों की तनख्वाह वगैरह का बेहतर इंतजाम किया। और वो बिदर में मदरसा भी तो बनवाया था उन्होंने, शिक्षा के लिए भी काम किया। हाँ, महमूद गावान पढ़ाई लिखाई के भी बड़े हिमायती थे। बिदर में उन्होंने एक शानदार मदरसा बनवाया, एक यूनिवर्सिटी जैसा। उसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी थी। दुनिया भर से स्कॉलर और स्टूडेंट आते थे वहां। वो मदरसा उस वक्त इस्लामिक दुनिया के बड़े एजुकेशन सेंटर्स में गिना जाता था। गावान खुद भी विद्वान थे, किताबें भी लिखी उन्होंने। इन सब कोशिशों से बहमनी सल्तनत की कल्चरल इज्जत बहुत बढ़ी। तो महमूद गवान के टाइम में सल्तनत अपनी पीक पर थी। एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया, फौज ताकतवर, कल्चर भी फल फूल रहा था। फिर पतन कैसे शुरू हुआ? विडंबना देखिए, महमूद गवान की कामयाबी और उनके सुधार ही उनके और आखिर में सल्तनत के गिरने का कारण बन गए। जो उन्होंने गवर्नरों की ताकत कम की, सेंटर का कंट्रोल बढ़ाया, इससे कई पुराने ताकतवर अमीर नाराज हो गए। और यहीं पर वो दक्कनी और अफाकी वाली गुटदाजी बढ़ गई होगी। क्या पता चलता है इसके बारे में? बिल्कुल। बहमनी दरबार में 2 ग्रुप काफी पहले से थे। दक्कनी वो मुसलमान थे जो या तो काफी टाइम से दक्कन में रह रहे थे या यहीं कन्वर्ट हुए थे, लोकल भाषा कल्चर से जुड़े हुए। अफाकी या परदेशी वो थे जो बाहर से आए थे, ईरान, तुर्की, अरब से हाल में आए थे और अक्सर ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाते थे। महमूद गवान खुद अफाकी थे। समझी। तो दक्कनी ग्रुप को लगता था कि ये बाहर वाले हम पर हावी हो रहे हैं। उनकी वफादारी पर भी शक करते थे। महमूद गवान की काबिलियत और सुल्तान पर उनका असर, इससे दक्कनी अमीरों की जलन और डर और बढ़ गया।
ऐसा पता चलता है कि इसी दक्कनी गुट ने गवान के खिलाफ साजिश रची, एक नकली चिट्ठी तैयार की जिसमें दिखाया गया कि गवान विजयनगर के राजा को सल्तनत के खिलाफ भड़का रहे हैं। और सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय ने मान लिया। बिना जांच के। हाँ, सुल्तान जवान थे, तजुर्बा कम था, कहते हैं नशे में भी थे शायद। बिना पूरी जांच किए 1481 में महमूद गवान को मौत की सजा दे दी। ये बहमनी सल्तनत के लिए बहुत बहुत बड़ी गलती साबित हुई। गवान के मरते ही सल्तनत का सबसे काबिल और वफादार आदमी चला गया। उसके बाद क्या हुआ? पतन कैसे तेज हुआ फिर? गवान की मौत के बाद तो जैसे अराजकता फैल गई। अफाकी अमीर जो गवान के तरफदार थे वो नाराज हो गए, डर गए। सेंटर की ताकत तेजी से कम होने लगी। जिन प्रांतीय गवर्नरों को गवान ने काबू में करने की कोशिश की थी वो अब अपनी मनमानी करने लगे, आजाद होने लगे। सुल्तान बस नाम के रह गए। असली ताकत ताकतवर अमीरों और गवर्नरों के हाथ में चली गई। आपस में झगड़े, विद्रोह, ये सब आम हो गया। और इसी माहौल में सल्तनत टूट गई। जी हाँ, गवान की मौत के कोई 40 साल के अंदर ही बहमनी सल्तनत पूरी तरह बिखर गई। एक एक करके प्रांतीय गवर्नर खुद को आजाद बादशाह घोषित करने लगे और आखिर में करीब 1527 आते आते बहमनी सल्तनत का औपचारिक तौर पर अंत हो गया। हालांकि आखिरी सुल्तान कुछ साल और नाम के लिए बने रहे। और इन्हीं के टूटने पर वो 5 दक्कनी सल्तनतें बनी। सही कहा। बहमनी सल्तनत के टूटने से 5 आजाद सल्तनतें पैदा हुईं। अहमदनगर की निजाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही, गोलकोंडा की कुतुब शाही, बरार की इमाद शाही और बिदर की बरीद शाही। इन सल्तनतों ने फिर बहमनी विरासत को ही आगे बढ़ाया, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर विजयनगर से और बाद में आपस में लड़ाई। तो बहमनी सल्तनत का अंत दक्कन में एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत थी। तो ये थी बहमनी सल्तनत की कहानी जैसी हमें जानकारी मिलती है। 1347 में हसन गंगू ने शुरू किया, गुलबर्गा और फिर बिदर राजधानी बनी। विजयनगर से लगातार झगड़ा चलता रहा। फिरोज शाह जैसे शासकों ने कला संस्कृति को बढ़ाया। महमूद गवान ने सल्तनत को ऊंचाई पर पहुंचाया, लेकिन उनका अंत दुखद रहा। और फिर अंदरूनी झगड़ों की वजह से 1527 के आसपास सल्तनत बिखर गई और 5 नई सल्तनतें बन गई। करीब 200 साल का ये सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। निश्चित रूप से हमने देखा कि कैसे दिल्ली से अलग होकर एक सल्तनत उभरी, दक्कन के बड़े हिस्से पर छाई, आर्ट कल्चर को सपोर्ट किया, एडमिनिस्ट्रेशन में नए प्रयोग किए, लेकिन आखिर में अंदरूनी ग्रुपबाजी, लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं और एक काबिल आदमी की दुखद मौत, इन सब वजहों से बिखर गई। ये साम्राज्यों के बनने बिगड़ने की एक क्लासिक कहानी है। ये सोचना भी अजीब लगता है कि कैसे एक बाहरी आदमी महमूद गवान सल्तनत को इतनी ऊंचाई पर ले गया, लेकिन वही बाहरी होना और उसकी कामयाबी दरबार की पॉलिटिक्स में उसके गिरने का कारण बन गए। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कोई भी ऐसी सल्तनत या संगठन जहां अलग अलग तरह के लोग हों, वहां अंदरूनी तालमेल। मुगल साम्राज्य बिल्कुल एक ऐसा समय जिसने हिंदुस्तान में शासन करने के तौर तरीकों से लेकर कला की समाज और यहाँ तक कि लड़ाई के मैदान तक को बदल दिया। हाँ। आज हमारे पास जो स्रोत है, हाँ। तो उनके आधार पर हम इस दौर के जो अहम शासक थे, उनकी नीतियों और जो बड़ी घटनाएं हुई, उनकी परतें खोलेंगे। सही कहा। हमारा इरादा है कि भाई 1526 में इसकी शुरुआत से लेकर मान लीजिए 18वीं सदी की शुरुआत तक, खासकर 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक, इस विशाल साम्राज्य के बनने, बढ़ने और फिर वो जो ढलान पर जाने की कहानी है, उसे समझें। जी। वो कौन सी खास बातें थीं, कौन सी नीतियां थीं जिन्होंने इसे इतना बड़ा बनाया और फिर कमजोर भी कर दिया। चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है बाबर से। मध्य एशिया से आए तैमूरी वंशज, मतलब तैमूर के खानदान से थे वो। हाँ, तैमूरी और चंगेज दोनों तरफ से उनका ताल्लुक था। अच्छा, तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, इब्राहिम लोधी को हराया और दिल्ली सल्तनत का एक तरह से खात्मा कर दिया और हिंदुस्तान में मुगल राज की नींव डाल दी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। सही कहा। और यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि बाबर की जीत में सिर्फ उनकी हिम्मत या रणनीति ही नहीं थी, बल्कि एक कह सकते हैं नई तकनीक का भी बड़ा हाथ था। वो था तोपखाना, मतलब आर्टिलरी का इस्तेमाल। हाँ, ये तो उस समय नया था। बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त की जो भारतीय सेनाएं थीं, उनके लिए ये एक चौंकाने वाली और आपका ये निर्णायक चीज साबित हुई। इसने लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल दिया।
और जीत के बाद फिर आगरा को राजधानी बनाना भी एक अहम कदम था। आगरा आगे चलकर मुगलों का एक बड़ा गढ़ बना रहा। तो बाबर ने तो नींव रख दी, मजबूत नींव, लेकिन उनके बेटे हुमायूं के लिए रास्ता उतना आसान नहीं था, है ना? उनका दौर तो काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। हाँ बिल्कुल। शेर शाह सूरी नाम के एक अफगान शासक ने उन्हें जबरदस्त टक्कर दी, और सिर्फ टक्कर ही नहीं दी, उन्हें हरा दिया। हाँ, शेर शाह ने हुमायूं को न सिर्फ हराया बल्कि हिंदुस्तान से बाहर जाने पर भी मजबूर कर दिया। सोचिए, जो साम्राज्य अभी बनी रहा था उसके लिए ये एक बड़ा शुरुआती झटका था। बिल्कुल। लेकिन हुमायूं की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उन्होंने फारस, मतलब आज के ईरान में जो निर्वासन का वक्त गुजारा, वो सिर्फ इंतजार में नहीं बिताया। अच्छा, मतलब हार मानकर बैठने गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने उस वक्त का इस्तेमाल किया। फारस में उन्होंने वहाँ की कला, संस्कृति और हाँ, शासन चलाने के तरीकों को भी करीब से देखा और सीखा। तो एक तरह से ये निर्वासन उनके लिए, क्या कहते हैं, एक सीखने का मौका बन गया। ये तो दिलचस्प बात है। जी, और इसी नए अनुभव और पक्के इरादे के साथ वो 1555 में वापस लौटे। सूर्यवंश तब तक कमजोर हो चुका था, तो उन्हें हराकर अपना खोया हुआ तख्त उन्होंने हासिल कर लिया। वाह, ये तो वापसी की एक जबरदस्त कहानी है ना? बिल्कुल। हालांकि देखिए, किस्मत का खेल, इसके कुछ ही महीनों बाद दिल्ली में अपने पुस्तकालय, जिसे शेर मंडल कहते हैं, उसकी सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। अरे, इतनी मुश्किलों के बाद वापसी और फिर ये हादसा। हाँ, उनका जीवन सचमुच आप कह सकती हैं संघर्ष और वापसी की एक मिसाल है। हुमायूं के बाद आते हैं मुगल बादशाहों में शायद सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले नाम अकबर। अक्सर उन्हें महान या अकबर द ग्रेट कहा जाता है। जी। सिर्फ 13 साल की उम्र में 1556 में वो गद्दी पर बैठे, और फिर जो उन्होंने किया वो वाकई साम्राज्य को एक नई दिशा दे गया। हाँ, अकबर का दौर कई मायनों में बहुत खास है। उन्होंने शायद ये जल्दी समझ लिया था कि हिंदुस्तान जैसे विशाल और इतने अलग अलग तरह के लोगों वाले देश पर सिर्फ तलवार के जोर पर लंबे समय तक राज नहीं किया जा सकता। ये गहरी समझ थी। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने साम्राज्य को सिर्फ फौजी ताकत से नहीं बढ़ाया, बल्कि उसे प्रशासनिक और सामाजिक तौर पर भी मजबूत करने पर बहुत ध्यान दिया। उनकी वो जो सुलह कुल की नीति थी, जी, या धार्मिक सहिष्णुता की बात, वो काफी मशहूर है। सही। उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया कर हटाया। ये एक किस्म का धार्मिक टैक्स होता था जो गैर मुस्लिम प्रजा को देना पड़ता था। हाँ, ये बड़ा कदम था। बहुत बड़ा कदम। फिर उन्होंने अलग अलग धर्मों के विद्वानों को, पंडितों को, मौलवियों को, पादरियों को, सबको बुलाकर फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, वहाँ चर्चाएं करवाईं। वो कोशिश कर रहे थे कि अलग अलग मान्यताओं को समझा जाए। और उनकी वो दीने इलाही, क्या वो भी इसी सोच का हिस्सा थी? कोई नया धर्म बनाने की कोशिश थी? देखिए, दीने इलाही को लेकर थोड़ी अलग अलग राय हैं, पर मोटे तौर पर ये एक तरह से सभी धर्मों की जो अच्छी बातें थीं उनको मिलाकर एक साझा रास्ता, एक नैतिक संहिता बनाने की कोशिश थी। एक समन्वयवादी विचार था। अच्छा। ये कोई संगठित नया धर्म नहीं बन पाया और नहीं बहुत ज्यादा लोगों ने इसे अपनाया। कुछ करीबी दरबारी ही शामिल हुए, लेकिन ये अकबर की उस सोच को जरूर दिखाता है कि साम्राज्य में अलग अलग विचारों के लोग शांति से रह सकें। इसी को सुलह कुल, यानी सबके लिए शांति की नीति कहा गया। और ये उस दौर के हिसाब से तो काफी आगे की सोच थी। ये तो हुई सामाजिक और धार्मिक नीति की बात, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को चलाना, इसके लिए प्रशासन भी तो मजबूत चाहिए था। उनकी वो मनसबदारी व्यवस्था के बारे में मैंने पढ़ा है, कहते हैं वो काफी अनोखी थी उस जमाने के लिए। बिल्कुल अनोखी थी, और अकबर के प्रशासन की, आप कहिए, रीढ़ की हड्डी थी। ये एक रैंक और वेतन व्यवस्था थी जिसके तहत दरबार के अधिकारियों और सेनापतियों को मनसब यानी एक पद दिया जाता था। मनसब मतलब एक ओहदा या पदवी? हाँ बिल्कुल। हर मनसबदार को उसके पद के हिसाब से कुछ घुड़सवार सैनिक रखने होते थे, कुछ पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े और दूसरा साजो सामान मेंटेन करना होता था। ये जात और सवार रैंक्स पर आधारित होता था। अच्छा, तो इससे फायदा क्या हुआ साम्राज्य को? कई फायदे हुए। पहला तो ये कि बादशाह के पास एक बड़ी, संगठित और वफादार सेना हर वक्त तैयार रहती थी, जिसे जरूरत पड़ने पर कहीं भी भेजा जा सकता था। ठीक है। दूसरा, इसने प्रशासन को व्यवस्थित किया। अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय हो गईं, उनका वेतन उनके पद के हिसाब से तय हो गया। और तीसरा, इसने कहीं ना कहीं योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का मौका भी दिया,
क्योंकि मनसब हमेशा सिर्फ जन्म के आधार पर नहीं, काबिलियत पर भी दिए जाते थे। लेकिन क्या इसमें कोई खामी नहीं थी? देखिए, हर व्यवस्था की तरह इसमें भी आगे चलकर कुछ दिक्कतें आईं। जैसे जैसे साम्राज्य फैला, ये व्यवस्था थोड़ी जटिल होती गई और कभी-कभी बहुत शक्तिशाली मनसबदार बादशाह के लिए ही चुनौती भी बन सकते थे। उन्हें कंट्रोल में रखना जरूरी था। समझ गया। यानी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। खैर, अकबर के बाद जहांगीर और फिर शाहजहां का दौर आया। कहा जाता है कि इस समय में मुगल कला, संस्कृति, वास्तुकला ये सब अपने चरम पर पहुंचे। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। अकबर ने जो मजबूत नींव रखी थी, उस पर जहांगीर और शाहजहां ने कला, साहित्य और खास तौर पर वास्तुकला की एक शानदार इमारत खड़ी की। जहांगीर के बारे में सुना है कि वो चित्रकला के बड़े शौकीन थे। बहुत बड़े शौकीन और पारखी भी थे। उनके समय में मुगल मिनिएचर पेंटिंग अपने शिखर पर पहुंची। उसमें प्रकृति, जानवरों, दरबार के दृश्यों का बड़ा सजीव चित्रण मिलता है। दुनिया भर में वो पेंटिंग्स मशहूर हुईं। और शाहजहां, उनका नाम तो बस एक ही चीज से जुड़ा लगता है, ताजमहल। हाँ, हालांकि उन्होंने और भी बहुत कुछ बनवाया, लेकिन ताजमहल तो खैर। शाहजहां का दौर मुगल वास्तुकला का आप कह सकती हैं सुनहरा दौर माना ही जाता है। आगरा में यमुना किनारे अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया गया ताजमहल, वो तो आज भी दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिर्फ ताजमहल ही नहीं, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा किले के अंदर मोती मस्जिद, ये सब उसी दौर की देन है। इमारतों में संगमरमर का इस्तेमाल, पच्चीकारी का काम, भव्यता, ये सब शाहजहां के दौर की पहचान है। उन्हें बाग बगीचे लगवाने का भी बहुत शौक था। ये वो वक्त था जब मुगल साम्राज्य की शानो शौकत, उसकी दौलत दुनिया देख रही थी। लेकिन कहते हैं ना, हर उरूज को जवाल है। इस चमक दमक के बाद कहानी फिर से एक मोड़ लेती है। औरंगजेब, जो आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह माने जाते हैं जी, उनके समय में साम्राज्य फैला तो शायद सबसे ज्यादा, लेकिन शायद उसी वक्त दरारें भी पड़नी शुरू हो गई थी। ये कैसा विरोधाभास है? ये बिल्कुल एक दिलचस्प विरोधाभास है। औरंगजेब निजी जीवन में बहुत सादे, अनुशासन प्रिय और एक बेहद काबिल सेनापति और प्रशासक थे, इसमें कोई शक नहीं। उनके वक्त में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े भौगोलिक आकार तक पहुंच गया। मतलब लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर उनका या उनके अधीन शासकों का नियंत्रण था। हाँ, नक्शे पे तो बहुत बड़ा दिखता है। हाँ। लेकिन उनकी कुछ नीतियां वो बहुत विवादास्पद रहीं और उनके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं हुए। जैसे कि उनकी धार्मिक नीति, जिसका जिक्र अक्सर होता है। हाँ, उन्होंने अकबर की जो सुलह कुल की नीति थी, उसे काफी हद तक पलट दिया। जजिया कर जो अकबर ने हटा दिया था, उसे फिर से लगा दिया। कुछ मंदिरों को तोड़ने के आदेश भी दिए गए। हालांकि इस पर इतिहासकारों में काफी मतभेद है कि ये कितने व्यापक थे, क्यों दिए गए, क्या सिर्फ धार्मिक कारण थे या राजनीतिक भी थे। पर इन कदमों से गैर मुस्लिम प्रजा, खासकर मराठों, सिखों और कुछ राजपूत घरानों में नाराजगी बहुत बढ़ी और विद्रोह शुरू हो गए। और उनके वो दक्कन के युद्ध, कहा जाता है वो बहुत लंबे चले। बहुत लंबे। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के आखिरी करीब 25 साल दक्षिण भारत यानी दक्कन में मराठों और वहां की जो सल्तनतें थी, बीजापुर, गोलकुंडा, उनसे लड़ते हुए बिताए। जी हाँ, और इन लड़ाइयों में पैसा और सैनिक दोनों का बेहिसाब नुकसान हुआ। शाही खजाना खाली होने लगा, सेना थक गई और इतने लंबे समय तक बादशाह के दिल्ली से दूर रहने का असर उत्तर भारत के प्रशासन पर भी पड़ा। वो कमजोर हुआ। तो मतलब साम्राज्य बाहर से भली बड़ा दिख रहा था, पर अंदर से वो खोखला होने लगा था। उसकी प्रशासनिक और आर्थिक कमर टूट रही थी। तो क्या ये मानना सही होगा कि औरंगजेब के दौर के अंत तक ही या उनकी मृत्यु के साथ ही पतन की शुरुआत हो चुकी थी? काफी हद तक, हाँ। देखिए, औरंगजेब एक मजबूत शासक थे। जब तक वो जिंदा थे, उन्होंने साम्राज्य को जैसे तैसे संभाले रखा। लेकिन उनकी 1707 में मृत्यु के बाद जो कमजोरियां थी वो खुलकर सामने आ गईं। कैसे? सबसे पहले तो मुगल सिंहासन के लिए उनके बेटों में ही लड़ाइयां शुरू हो गईं। फिर उनके बाद जो बादशाह आए वो उतने काबिल नहीं थे या उन्हें मौका ही नहीं मिला। केंद्रीय सत्ता लगातार कमजोर होती गई। और जो सूबेदार वगैरह थे, हाँ, जो मनसबदार और सूबेदार अलग अलग प्रांतों में थे, जो कभी बादशाह के वफादार होते थे, वो अब अपनी ताकत बढ़ाने लगे। कई ने तो एक तरह से खुद को लगभग आजाद ही घोषित कर दिया, जैसे बंगाल में, अवध में, हैदराबाद में। और बाहरी ताकतों का क्या हुआ? उनका भी तो असर पड़ा होगा। बिल्कुल। मराठे शिवाजी के समय से ही चुनौती दे रहे थे। अब वो और ज्यादा ताकतवर हो गए
और उत्तर भारत तक धावे मारने लगे। पंजाब में सिख एक बड़ी राजनीतिक और सैन्य शक्ति के रूप में उभरे। जाटों ने भी दिल्ली के आसपास अपना असर बढ़ाया। और विदेशी हमले? वो भी हुए। ईरान से नादिर शाह का हमला 1739 और फिर अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली के हमले। इन्होंने तो दिल्ली को लूटा और मुगल बादशाहों की बची खुची इज्जत और ताकत भी करीब करीब खत्म कर दी। बाप रे। तो हाँ, औरंगजेब की मौत के बाद पतन की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई। हालांकि नाम के लिए मुगल बादशाह 1857 तक दिल्ली के लाल किले में रहे, पर असल ताकत उनके हाथ से जा चुकी थी। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, एक तरह से पूरी कहानी देखें, हमने देखा कि कैसे बाबर ने तोपखाने जैसी उस समय की नई तकनीक के दम पर एक साम्राज्य की नींव रखी। जी। फिर हुमायूं ने इतनी मुश्किलों का सामना किया, हार कर भी हिम्मत नहीं हारी और निर्वासन से लौटकर तख्त वापस पाया। एक गजब का संकल्प। बिल्कुल। उसके बाद आए अकबर, जिन्होंने न सिर्फ साम्राज्य को फैलाया बल्कि मनसबदारी जैसी प्रशासनिक व्यवस्था और सुलह कुल जैसी समावेशी नीति से उसे स्थायित्व देने की, उसे मजबूत करने की कोशिश की। हाँ, और उनकी वो दीने इलाही जैसी पहल, भले ही वो ज्यादा सफल ना हुई हो, पर उनकी सोच को तो दर्शाती ही है। निश्चित रूप से। फिर जहांगीर और शाहजहां के दौर में हमने देखा कि कैसे कला, संस्कृति और खासकर वास्तुकला अपने चरम पे पहुंची, जिसने मुगल पहचान को और निखारा, उसे एक अलग शान दी। लेकिन फिर कहानी बदली औरंगजेब के साथ। साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार पर तो पहुंचा, लेकिन उनकी कुछ कठोर धार्मिक नीतियां और खास तौर पर दक्कन के वो अंतहीन खर्चीले युद्ध, उन्होंने कहीं न कहीं साम्राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया। बिल्कुल सही। और 1707 में उनकी मृत्यु के बाद ये कमजोरी खुलकर सामने आ गई और साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना, शक्तिशाली क्षेत्रीय ताकतों का उभरना, अंदरूनी झगड़े और बाहरी आक्रमण, इन सब ने मिलकर मुगल साम्राज्य के पतन को अंजाम दिया। आज की इस पूरी बातचीत से मेरे जहन में एक गहरा सवाल उठ रहा है। कहिए। ये कि आखिर किसी साम्राज्य की ताकत का पैमाना क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है और शायद मुगल साम्राज्य का उत्थान और पतन दोनों ही इसका जवाब देते हैं। किसी भी हुकूमत या साम्राज्य की असली ताकत सिर्फ उसकी फौज की गिनती में या उसकी सीमाओं की लंबाई में नहीं होती। तो फिर किसमें होती है? उसकी जड़ें तो उसकी अंदरूनी नीतियों में होती हैं। क्या वो नीतियां ऐसी हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलने वाली हों? क्या शासक दूर की सोच रखते हैं? क्या अर्थव्यवस्था मजबूत है? क्या प्रशासन कारगर है? मुगल साम्राज्य का बनना ये दिखाता है कि काबिलियत, नई सोच और सही वक्त पर सही नीतियों से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। बाबर की सैन्य तकनीक, अकबर का प्रशासन और समावेशी रवैया, शाहजहां का कला को संरक्षण। लेकिन उसका बिखरना ये याद दिलाता है कि अंदरूनी झगड़े, अदूरदर्शी फैसले, बदलती दुनिया और नई चुनौतियों जैसे मराठों का उदय के साथ कदम न मिला पाना, ये बड़ी से बड़ी ताकतों को भी वक्त के साथ कमजोर कर सकता है। और शासकों के व्यक्तिगत फैसलों का असर? बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक शासक की निजी यकीन, उसकी प्राथमिकताएं और उसके फैसले करोड़ों लोगों की जिंदगी और एक पूरे दौर की कहानी को कैसे बदल सकते हैं, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जिस पर वाकई गौर किया जा सकता है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है मुगल साम्राज्य की ये यात्रा, ये पड़ताल जानकारी भरी और सोचने पर मजबूर करने वाली रही होगी। मुझे भी यही उम्मीद है। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन पर अक्सर कम ध्यान जाता है। हाँ। जब हम इस दौर की बात करते हैं ना, तो आमतौर पर जिक्र होता है सल्तनतों का, उनके बनने बिगड़ने का, बिल्कुल, राजाओं और लड़ाइयों का। हाँ वही। लेकिन आज हम जरा हटकर सोचेंगे। उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में जो गहरे बदलाव आ रहे थे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो भी स्रोत हैं वो इसी जटिल ताने बाने को परत दर परत खोलते हैं। सही बात है। तो चलिए इस जानकारी के सागर में गोता लगाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। आपने बिल्कुल सही दिशा दी है। देखिए, ये दौर सिर्फ राजनीतिक नक्शे बदलने का नहीं था, बिल्कुल नहीं। अच्छा। इसने भारतीय समाज के पूरे ढांचे को, लोगों के विश्वास को, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी तक को, व्यापार के तरीकों को, कला को एक नई शक्ल दी। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि इन बदलावों की गूंज वो हमें आज भी सुनाई देती है। आज भी?
हाँ, ये उस नींव का हिस्सा है जिस पर आज का भारत खड़ा है एक तरह से। तो शुरुआत कहाँ से करें? सामाजिक व्यवस्था से। हाँ, वो ठीक रहेगा। हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही ये वर्ण व्यवस्था, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का विभाजन वो भारतीय समाज का एक अहम हिस्सा रहा है। जी, मध्यकाल में इसका क्या स्वरूप था? मतलब क्या ये वैसी ही थी या इसमें कुछ बदलाव आ रहे थे? बदलाव तो आ रहे थे। हम्म। हाँ, लेकिन शायद उस दिशा में नहीं जिसकी हम आमतौर पर उम्मीद करते हैं। मतलब? जानकारी यही मिलती है कि इस दौर में जाति व्यवस्था पहले से ज्यादा सख्त होती गई और जटिल भी। सख्त और जटिल। हाँ, उसके नियम, उपनियम वो सब बढ़ गए। अलग अलग जातियों के बीच की जो सीमाएं थीं वो और भी साफ हो गईं और भी कठोर। अच्छा। और एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जिसका जिक्र मिलता है वो है ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूमि अनुदान, मतलब जमीन के तोहफे। भूमि अनुदान, लैंड ग्रांट्स, इसका मतलब क्या था और इसका असर क्या पड़ा? देखिए, ये अनुदान शासक लोग देते थे ब्राह्मणों को। हम्म। इसमें उन्हें न सिर्फ खेती के लिए जमीन मिलती थी, बल्कि अक्सर उस जमीन से जुड़े कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार भी। जैसे? हाँ, जैसे टैक्स वसूलना या गांव के छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा करना, इस तरह के अधिकार। ओ। तो स्रोतों से पता ये चलता है कि इन अनुदानों ने ब्राह्मणों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को काफी मजबूत किया। जाहिर है उनकी आय बढ़ी। हाँ। और स्थानीय स्तर पर उनका प्रभाव, उनका रुतबा वो भी काफी ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि शासक तो ऊपर बदल रहे थे दिल्ली में या कहीं और, लेकिन जमीनी स्तर पर गांव में इन भूमि अनुदानों के जरिए खास वर्ग की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। खासकर जो कृषि आधारित ग्रामीण समाज था ना, उस पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। इन अनुदानों ने एक तरह से ब्राह्मणों को जमींदार वर्ग में स्थापित करने में मदद की और गांव के सामाजिक आर्थिक ढांचे में उनका दबदबा बढ़ा दिया। अच्छा। इससे समाज में जो ऊंच नीच का क्रम था वो और गहरा हो गया। ये एक तरह से सत्ता का विकेंद्रीकरण भी था। हाँ, लेकिन इसका फायदा मुख्य रूप से उच्च वर्णों को ही मिला। ये तो समाज के एक पहलू की बात हुई जहां कठोरता बढ़ रही थी। लेकिन क्या इसी दौर में कुछ ऐसा भी हो रहा था जो इस कठोरता को मतलब चुनौती दे रहा था, कुछ अलग? हाँ हाँ, बिल्कुल हो रहा था। मेरा इशारा भक्ति और सूफी आंदोलनों की तरफ है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक बेहद दिलचस्प विरोधाभास है उस दौर का। विरोधाभास कैसे? देखिए, एक तरफ तो जाति व्यवस्था की जकड़न मजबूत हो रही थी, जैसा हमने अभी बात की। हाँ। तो दूसरी तरफ भक्ति और सूफी संत वो एक बिल्कुल अलग तरह का संदेश दे रहे थे। ईश्वर से सीधे जुड़ने का संदेश, प्रेम और भाईचारे का। भक्ति आंदोलन ने जो भारत के अलग अलग हिस्सों में फैला, अलग अलग रूपों में, उसने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण पर जोर दिया। अच्छा। इसने जो कर्मकांड थे, जो पुरोहितों का वर्चस्व था, उसको चुनौती दी। और ये आम लोगों में इतने लोकप्रिय क्यों हुए? क्या इसलिए कि ये मतलब उनकी अपनी भाषा में बात करते थे? हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण था। बिल्कुल। भक्ति संतों ने अक्सर संस्कृत को छोड़कर आम लोगों की भाषाओं में, जैसे तमिल हो गई, मराठी, हिंदी, बांग्ला, इनमें अपने पद, अपने भजन रचे। उन्होंने ईश्वर तक पहुंचने के लिए ज्ञान मार्ग या मुश्किल कर्मकांड की जगह भक्ति मार्ग को ज्यादा आसान बताया। और ये रास्ता किसी भी जाति या लिंग के व्यक्ति के लिए खुला था। अच्छा। कई संत तो खुद निचली कही जाने वाली जातियों से आए थे, जैसे कबीर या रैदास। उन्होंने तो सीधे सीधे जाति व्यवस्था पर चोट की। हाँ, कबीर के दोहे तो। बिल्कुल। और इसी तरह सूफी संतों ने इस्लाम का जो आध्यात्मिक, जो रहस्यवादी पहलू था, उसको उजागर किया। एक बराबरी लाने में कोई भूमिका निभाई। क्या इन्होंने सच में जाति पाति के बंधनों को तोड़ा? देखिए, तोड़ा कहना शायद ज्यादा हो जाएगा। हाँ, लेकिन हाँ, इन्होंने निश्चित रूप से जाति और धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता था उसको चुनौती जरूर दी। हाँ, और सामाजिक समानता का संदेश भी दिया। कई भक्ति और सूफी संतों के अनुयायी हर जाति और धर्म के लोग थे। ये बड़ी बात थी। हाँ, ये तो है। उनके लंगर या भंडारे में सब एक साथ बैठकर खाते थे, बिना किसी भेदभाव के। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये उस दौर की जो बढ़ती सामाजिक जटिलताएं थीं, जो धार्मिक कट्टरता भी कहीं कहीं बढ़ रही थी, उसके बीच एक मानवीय और क्या कई समावेशी धारा बनाने की कोशिश थी। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि इन्होंने जाति व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया, वो तो आज भी मौजूद है, हम सब जानते। लेकिन हाँ, इन्होंने एक वैकल्पिक सोच,
एक अलग तरह के समाज की संभावना जरूर पेश की। सही है। ये तो हुई समाज और आस्था की बात। अब जरा अर्थव्यवस्था का रुख करते हैं। जी। क्या मध्यकालीन भारत सिर्फ अंदरूनी तौर पर बदल रहा था या दुनिया से उसके रिश्ते भी बदल रहे थे? व्यापार का क्या हाल था उस समय? मध्यकालीन भारत आर्थिक रूप से भी काफी गतिशील था, रुका हुआ नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा। इस दौर में व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, दोनों ही स्तरों पर, मतलब देश के अंदर भी और विदेशों के साथ भी। दोनों जगह? हाँ, जानकारी मिलती है कि कई भारतीय शासकों ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बाकायदा नीतियां अपनाई, पॉलिसीज बनाई। क्या किया उन्होंने? उन्होंने नए शहर बसाए, उन्हें व्यापारिक केंद्रों के तौर पर विकसित किया, सड़कें बनवाईं, सरायों का निर्माण करवाया ताकि व्यापारी आराम से आ जा सकें, मुद्रा प्रणाली में भी सुधार किए। अच्छा, और जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं तो क्या सिल्क रूट और समुद्री मार्गों का महत्व इस दौर में और बढ़ गया था? हाँ बिल्कुल। जमीनी रास्ते से जो सिल्क रूट जाता था मध्य एशिया होते हुए चीन तक, वो तो महत्वपूर्ण था ही, लेकिन इस दौर में समुद्री व्यापार ने खास तौर पर जोर पकड़ा। समुद्री व्यापार? हाँ, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये भारतीय व्यापारियों और जहाजों से गुलजार रहते थे। आप सोचिए, भारत का कपड़ा, मसाले, रत्न, लकड़ी, इन चीजों की मांग यूरोप तक थी। अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया, सब जगह। वाह! और बदले में क्या आता था? बदले में सोना, चांदी, घोड़े, घोड़ों की बहुत मांग थी और दूसरी विलासिता की वस्तुएं भारत आती थीं। आपने शहरों का जिक्र किया था। क्या इस व्यापार की वजह से नए शहर या बंदरगाह भी उभरे? निश्चित रूप से। पुराने बंदरगाह तो थे ही, लेकिन उनके साथ साथ सूरत, कालीकट, मसूलीपट्टनम और बाद में मुंबई जैसे कई नए और महत्वपूर्ण बंदरगाह इसी दौर में उभरे या उनका विकास तेजी से हुआ। सूरत, मुंबई, ये तो आज भी बड़े केंद्र हैं। बिल्कुल। और ये शहर सिर्फ व्यापार के केंद्र नहीं थे, ये विभिन्न संस्कृतियों के मिलने के स्थान भी बन गए, क्योंकि अलग अलग देशों और समुदायों के व्यापारी यहाँ आकर बसते थे। अच्छा। इससे एक मिली-जुली, जिसे हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, वैसी ही शहरी संस्कृति का भी विकास हुआ। और स्रोतों में इस बात का भी जिक्र है कि बढ़ते व्यापार का असर सिर्फ बड़े व्यापारियों या शासकों तक सीमित नहीं था। इसका फायदा कारीगरों को, छोटे उत्पादकों को, यहाँ तक कि किसानों को भी किसी न किसी रूप में मिला। हाँ, शायद असमान रूप से मिला होगा, लेकिन मिला जरूर। अर्थव्यवस्था में इतनी हलचल थी तो यकीनन इसका असर संस्कृति पर भी पड़ा होगा। मध्यकालीन भारत की कला, वास्तुकला, संगीत, ये तो अपने आप में एक पूरा अध्याय है। हाँ, सही कहा आपने। ये दौर सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध था, बहुत ही रिच। जैसे जब हम वास्तुकला की बात करते हैं, आर्किटेक्चर की, तो मुगल काल के स्मारक जैसे ताजमहल, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, ये तो तुरंत जहन में आते हैं। हाँ बिल्कुल। इनकी भव्यता, इनकी बारीकी, वो आज भी दुनिया को हैरान करती है। ये असल में भारतीय और फारसी शैलियों का एक अद्भुत मिश्रण दिखाते हैं, जिसे इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है। इंडो इस्लामिक शैली। लेकिन क्या ये सिर्फ मुगलों तक ही सीमित था या देश के दूसरे हिस्सों में भी कला फल फूल रही थी? नहीं, ये सिर्फ मुगलों तक सीमित नहीं था, बिल्कुल नहीं। आप दक्षिण भारत में देखिए, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर जैसे हम्पी में है। हाँ, हम भी। वो आज भी उस दौर की शानदार मंदिर वास्तुकला और नगर नियोजन, मतलब टाउन प्लानिंग की कहानी कहते हैं। अच्छा। इसी तरह बहमनी सल्तनत और दूसरी जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, उन्होंने भी कला और वास्तुकला को खूब संरक्षण दिया। गोल गुंबद है बीजापुर में या चार मीनार हैदराबाद में। हाँ, ये बेहतरीन उदाहरण है। गोल गुंबद, चार मीनार। हाँ। और खास बात यह है कि हर क्षेत्र ने अपनी जो स्थानीय परंपराएं थीं और जो बाहर से शैलियां आई, उनको मिलाकर एक अपनी अनूठी पहचान बनाई। यानी विविधता बहुत थी। बहुत ज्यादा। और वास्तुकला के अलावा चित्रकला, संगीत, नृत्य, इन क्षेत्रों में क्या हो रहा था? इन क्षेत्रों में भी काफी विकास हुआ। मुगल दरबार में लघु चित्रकला, जिसे मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं, मिनिएचर पेंटिंग, हाँ, वो अपने शिखर पर पहुंची। उसमें दरबारी जीवन, शिकार, ऐतिहासिक घटनाओं का बड़ा सजीव चित्रण मिलता है। और सिर्फ मुगल नहीं, राजस्थानी और पहाड़ी चित्रकला शैलियां भी इस दौर में खूब विकसित हुईं। अच्छा, राजस्थानी और पहाड़ी भी? हाँ, और संगीत में भी नई धाराएं विकसित हुईं।
अमीर खुसरो जैसे विद्वानों का नाम आता है। अमीर खुसरो। हाँ, उन्होंने फारसी और भारतीय संगीत परंपराओं के मेल से नई रागों और तालों का आविष्कार किया। कहते हैं कि इससे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की नींव पड़ी। वाह। और भक्ति और सूफी आंदोलनों ने भी लोक संगीत और भजनों को बढ़ावा दिया। वो तो आज भी हमारी सांस्कृतिक विरासत का कितना बड़ा हिस्सा है। सही बात है। अच्छा, संस्कृति के बाद अब जरा ज्ञान विज्ञान और शिक्षा पर की बात कर लेते हैं। क्या ये दौर बौद्धिक रूप से भी सक्रिय था, मतलब इंटेलेक्चुअली? हाँ, बिल्कुल था। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम हुआ। हालांकि ये बात सही है कि नालंदा और तक्षशिला जैसे जो प्राचीन महाविहार थे, उनका वैभव अब वैसा नहीं रहा था। हाँ, वो तो पहले थे। जी, लेकिन उनकी जगह नए शिक्षा केंद्रों ने ले ली थी। इस्लामी दुनिया की तर्ज पर मदरसों की स्थापना हुई। मदरसे, उनमें क्या पढ़ाया जाता था? उनमें धार्मिक शिक्षा तो होती ही थी, लेकिन उसके साथ साथ तर्कशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। अच्छा, यानी सिर्फ धार्मिक नहीं? नहीं, और साथ ही जो पारंपरिक पाठशालाएं थी वो भी चलती रहीं, जहां संस्कृत और शास्त्रों का अध्ययन होता था। और साहित्य, लिटरेचर, किन भाषाओं में ज्यादा काम हो रहा था इस दौर में? ये दौर बहुभाषी साहित्यिक उत्पादन का था, मतलब कई भाषाओं में लिखा जा रहा था। अच्छा। संस्कृत में तो काम हो ही रहा था, दर्शन पर, काव्य पर, विज्ञान पर ग्रंथ लिखे जाते रहे, लेकिन साथ ही फारसी भाषा जो थी वो प्रशासन और उच्च संस्कृति की भाषा के रूप में स्थापित हो गई थी। हाँ, मुगलों के समय तो फारसी का बहुत प्रभाव था। बिल्कुल, और उसमें इतिहास, कविता, गद्य का एक विशाल भंडार रचा गया। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस दौर में कई क्षेत्रीय भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी और हिंदी की बोलियां जैसे अवधी, ब्रज, फिर बांग्ला, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, इन सब में भी साहित्य खूब फला फूला। अरे वाह। भक्ति संतों की जो रचनाएं हैं वो इसका बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने ज्ञान को, आप कह सकते हैं, एलीट क्लास से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। कबीर के दोहे, सूरदास के पद, तुलसीदास की रामचरितमानस, अमीर खुसरो की पहेलियां, ये सब इसी दौर की देन है। अद्भुत। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि मध्यकालीन भारत सिर्फ लड़ाइयों और राजवंशों के बदलने का ही काल नहीं था। बिल्कुल नहीं। हाँ, ये एक ऐसा समय था जब समाज के अंदर गहरे मंथन चल रहे थे, जहां एक और जाति व्यवस्था जैसी पुरानी संरचनाएं थीं जो और मजबूत हो रही थीं, वहीं दूसरी ओर भक्ति और सूफी जैसे आंदोलन उन्हें चुनौती दे रहे थे, एक नया रास्ता दिखा रहे थे। जी। अर्थव्यवस्था नई रास्ते तलाश रही थी, दुनिया से जुड़ रही थी, शहर फल फूल रहे थे। बिल्कुल। और इन सबके बीच कला, साहित्य और संगीत की एक ऐसी मिली जुली एक गंगा जमुनी धारा बह रही थी जिसने भारत की सांस्कृतिक पहचान को और भी ज्यादा समृद्ध बनाया। सही कहा। यानी ये एक ठहरा हुआ नहीं बल्कि एक बेहद गतिशील, एक डायनामिक और परिवर्तनशील युग था। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक जटिल, बहुस्तरीय और जैसा मैंने पहले कहा, विरोधाभासों से भरा दौर था, जिसने आने वाले भारत की रूपरेखा तय करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय बिंदु छोड़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे इस दौर में सामाजिक ढांचे बदले, नई धार्मिक धाराएं उभरी, व्यापारिक नेटवर्क्स फैले और अद्भुत सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां सामने आईं। स्रोत हमें इन सारे विकासों की कहानी बताते हैं। जी। अब सोचने वाली बात यह है कि मध्यकाल की ये विरासतें, चाहे वो मुगल साम्राज्य का पतन, हाँ, ये एक ऐसा विषय है जो हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसने लगभग 2 सदियों तक, मतलब पूरे हिंदुस्तान पर अपनी धाक जमाई रखी, आखिर 18वीं सदी आते आते वो कैसे बिखरने लगा। सही कहा आपने। और जो हमारे पास स्रोत हैं वो दिखाते हैं कि ये कोई एक रात में हुई घटना नहीं थी। मतलब किसी एक वजह को दोष देना बहुत आसान लगता है, पर असलियत कहीं ज्यादा उलझी हुई है। हाँ, जैसे कोई इमारत धीरे धीरे कमजोर होती है। बिल्कुल, जैसे किसी इमारत की नींव कई तरफ से कमजोर हो गई हो। तो आज हम यही देखेंगे परत दर परत कि ये कमजोरियां क्या थीं। अच्छा। जैसे कमजोर उत्तराधिकारी, औरंगजेब की नीतियों के असर, अंदरूनी झगड़े, फिर वो बाहरी हमले, और हाँ, फौज की घटती ताकत और इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का बैठ जाना। ये सब कड़ियां कैसे जुड़ी, इसी पर आज हम गहराई से बात करेंगे। सही कहा, ये वाकई एक जटिल पहेली है। तो चलिए पहली कड़ी से ही शुरू करते हैं। कमजोर उत्तराधिकारी और वो जो संकट था जो हर बादशाह की मौत के बाद
खड़ा हो जाता था। स्रोतों में इस पर काफी जोर दिया गया है ना? हाँ बिल्कुल, ये मुगलों के सिस्टम की एक कह सकते हैं बुनियादी कमजोरी थी, स्ट्रक्चरल वीकनेस। देखिए, उनमें ऐसा कोई पक्का नियम नहीं था कि बादशाह के बाद सबसे बड़ा बेटा ही गद्दी पर बैठेगा। अच्छा, वो प्राइमोजेनिचोरा वाला सिस्टम नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिद्धांत में तो शायद था कि जो सबसे काबिल शहजादा हो वो बने बादशाह, लेकिन असल में इसका मतलब था तख्त या ताबूत। मतलब या तो गद्दी मिलेगी या मौत। ओह, तो हर बादशाह की मौत के बाद उनके बेटों में, कभी कभी पोतों और दूसरे रिश्तेदारों में भी सत्ता के लिए भयानक खून खराबा होता था। यानी हर पीढ़ी में एक तरह का सिविल वॉर। इसका असर तो बहुत ही गहरा पड़ता होगा। मेरा मतलब है, सिर्फ फौजी नुकसान नहीं, बल्कि जो तजुर्बेकार लोग थे, प्रशासक थे, वो सब भी। निश्चित रूप से, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इन लड़ाइयों में सिर्फ पैसा और फौज ही बर्बाद नहीं होती थी। साम्राज्य के सबसे काबिल दिमाग, सबसे बहादुर योद्धा वो मारे जाते थे, और जो जीतता था उसे अक्सर अपने भाइयों या भतीजों को अंधा करवाना पड़ता था या कत्ल करवाना पड़ता था। हाँ, दुश्मनी खत्म करने के लिए। बिल्कुल। तो इससे एक डर और अविश्वास का माहौल बनता था। जीतने वाले बादशाह को भी हमेशा शक रहता था कि कहीं कोई और दावेदार सिर न उठा ले। तो होता क्या था कि शासक की ज्यादातर ऊर्जा और संसाधन अंदरूनी सुरक्षा और साजिशों में ही खर्च होते रहते थे, साम्राज्य को मजबूत करने के बजाय। हाँ बिल्कुल। और जाहिर है, जब शहजादे आपस में लड़ रहे होते थे तो दरबार के जो अमीर थे, सरदार थे, वो चुप तो नहीं बैठते होंगे। बिल्कुल नहीं। यही तो उनके लिए मौका होता था। दरबारी गुट, जैसे ईरानी गुट था, तुरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी गुट, ये सब सक्रिय हो जाते थे। वो अलग अलग शहजादों का पक्ष लेते थे, उन्हें उकसाते थे और अपनी ताकत बढ़ाने की फिराक में रहते थे। अच्छा, मतलब शहजादे बस मोहरे बन जाते थे। काफी हद तक अमीर अपने हित साधने के लिए उन्हें इस्तेमाल करते थे। इससे दरबार में साजिशें और अंदरूनी कलह और बढ़ जाती थी, जिसका सीधा असर एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ता था। फैसले लेने में देरी, नीतियां लागू न होना। हाँ, ये सब होता था। ये एक तरह का दीमक था जो अंदर ही अंदर साम्राज्य को खोखला कर रहा था। तो ये सिस्टम की एक ऐसी खामी थी जिसने बार बार साम्राज्य को अस्थिर किया। अब आते हैं औरंगजेब के दौर पर। ये वो टाइम था जब मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े साइज तक पहुंचा, कश्मीर से जिंजी तक। लेकिन क्या यही फैलाव एक बोझ बन गया था? क्या कहते हैं स्रोत? ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है और विरोधाभास भी। औरंगजेब के समय साम्राज्य भौगोलिक रूप से तो अपने चरम पर था, बिल्कुल, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि पतन के बीज भी इसी दौर में पड़े। अच्छा, कैसे? उन्होंने अपने शासनकाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब करीब 25 साल, दक्षिण भारत यानी दक्कन में बिताया। वो वहां मराठों और दूसरी सल्तनतों से लड़ते रहे और ये लड़ाइयां बहुत लंबी खिंच गई, बहुत खर्चीली साबित हुई। तो इसका असर क्या हुआ? सिर्फ खजाने पर बोझ पड़ा या कुछ और भी? नहीं, असर कई तरह का था। पहला तो, जैसा आपने कहा, शाही खजाना खाली होने लगा। इन जंगों के लिए पैसा चाहिए था, बहुत पैसा। दूसरा, इतने लंबे समय तक बादशाह और उनकी मुख्य सेना का राजधानी से, मतलब दिल्ली से, दूर रहना प्रशासन के लिए अच्छा नहीं था। हाँ, कंट्रोल कमजोर पड़ गया होगा उत्तर भारत में। बिल्कुल। सूबेदार और मनसबदार ज्यादा आजाद महसूस करने लगे, केंद्र का नियंत्रण ढीला पड़ गया। तीसरा, इन लंबी लड़ाइयों ने मुगल सेना को भी थका दिया, उनकी लड़ने की क्षमता पर असर पड़ा। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, दक्कन की इन लड़ाइयों ने मराठों को कमजोर करने के बजाय उन्हें और मजबूत और संगठित होने का मौका दे दिया। ओह, उल्टा असर हो गया। हाँ, वो मुगल इलाकों में घुसकर चौथ और सरदेशमुखी जैसे टैक्स वसूलने लगे। इस पर हम आगे बात करेंगे। और औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का भी अक्सर जिक्र आता है। स्रोत बताते हैं कि उनकी कुछ नीतियां, खासकर गैर मुस्लिमों के लिए, पहले के मुगल शासकों से अलग थीं, थोड़ी सख्त थीं। हाँ, ये एक विवादास्पद पहलू है। इतिहासकारों में इस पर अलग अलग राय है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन स्रोतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उनकी कुछ नीतियां, जैसे 1679 में जजिया कर को फिर से लागू करना। हाँ, वो टैक्स जो गैर मुस्लिमों पे लगता था। बिल्कुल। और कुछ मंदिरों को तोड़ने के आदेश देना। हालांकि इसके पीछे राजनीतिक कारण भी बताए जाते हैं। इनसे साम्राज्य के कई हिस्सों में नाराजगी फैली। इसका नतीजा क्या बड़े पैमाने पर विद्रोह हुए? बिल्कुल। जजिया के दोबारा लगने से राजपूतों में काफी नाराजगी हुई। याद रखिए, राजपूत पहले मुगल साम्राज्य के मजबूत स्तंभ थे। हाँ, अकबर के समय से अपनी शक्ति के रूप में संगठित हुए। तो इन विद्रोहों ने न सिर्फ साम्राज्य के संसाधनों को और खींचा, बल्कि एक तरह का अंदरूनी बिखराव भी पैदा किया। ये दिखाता है
कि साम्राज्य का आधार जो अकबर ने ज्यादा समावेशी बनाने की कोशिश की थी वो कमजोर हो रहा था। तो एक तरफ साम्राज्य फैल रहा था, दूसरी तरफ अंदरूनी दरारें चौड़ी हो रही थी। और जब औरंगजेब के बाद के शासक आए जो उतने काबिल नहीं थे जैसा कहा जाता है, तो ये दरारें और गहरी हो गई होंगी। निश्चित तौर पर औरंगजेब के बाद जो मुगल बादशाह आए, जिन्हें हम लेटर मुगल्स या उत्तरवर्ती मुगल कहते हैं, उनमें वो विजन, वो प्रशासनिक क्षमता नहीं थी जो इतने बड़े और पेचीदा साम्राज्य को संभालने के लिए चाहिए थी। हाँ। बहादुर शाह प्रथम ने कुछ हद तक स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन उनके बाद जहांदार शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह रंगीला, ये शासक या तो कमजोर थे या फिर ऐशो आराम में डूबे रहते थे। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि सत्ता पर उनकी पकड़ कमजोर होती गई और दरबारी गुट असल ताकत बन गए। जैसे सैयद बंधु थे जिन्हें किंग मेकर कहा जाता था, वो जिसे चाहते बादशाह बनाते और हटाते थे। बाप रे, मतलब केंद्र तो बिल्कुल शक्तिहीन हो गया था। और ऐसे कमजोर केंद्र को देखकर बाहरी ताकतों की हिम्मत तो बढ़ेगी ही। और बिल्कुल वही हुआ। मुगल साम्राज्य की अंदरूनी कमजोरी और दौलत की खबरों ने पड़ोसी हमलावरों को जैसे न्योता दे दिया। 2 बड़े हमले हुए जिन्होंने मुगल सत्ता की कमर ही तोड़कर रख दी। कौन से? पहला 1739 में फारस यानी ईरान के शासक नादिर शाह का हमला। वो बड़ी आसानी से करनाल में मुगल सेना को हराकर दिल्ली में घुस आया। नादिर शाह की लूट, उसके बारे में तो बहुत भयानक किस्से हैं। क्या वाकई उसने दिल्ली को तबाह कर दिया? तबाही भयानक थी। कुछ स्रोत बताते हैं कि नादिर शाह की फौज ने दिल्ली में कई दिनों तक कत्लेआम किया, हजारों लोग मारे गए। उसने न सिर्फ शाही खजाना लूटा, जिसमें करोड़ों रुपए की नकदी, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात थे, बल्कि आम लोगों और अमीरों से भी जबरदस्ती वसूली की। और सबसे बड़ी चोट थी तख्ते ताउस, वो मयूर सिंहासन। हाँ, और कोहिनूर हीरा। बिल्कुल, वो भी ले गया। इस लूट ने मुगल बादशाह को बिल्कुल कंगाल और बेबस बना दिया। जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी वो भी मिट्टी में मिल गई। और इसके कुछ ही सालों बाद एक और हमला। हाँ, अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली, जिन्हें दुरानी भी कहते हैं, उन्होंने 1748 से 1767 के बीच भारत पर कई बार हमले किए। उन्होंने पंजाब पर कब्जा किया और दिल्ली को भी कई बार लूटा। अच्छा। उनका सबसे महत्वपूर्ण टकराव 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों से हुआ। इसमें मराठों की भयानक हार हुई। अब्दाली के हमलों ने उत्तर भारत में मुगल सत्ता के ताबूत में, आप कह सकती हैं, आखिरी कील ठोक दी। मुगल बादशाह बस नाम के शासक रह गए थे। इन बाहरी हमलों ने तो जैसे बची खुची जान भी निकाल दी। लेकिन क्या सिर्फ बाहरी हमले और कमजोर बादशाह ही जिम्मेदार थे? मुगल फौज का क्या हुआ? वो फौज जो कभी एशिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती थी। ये एक बहुत अहम सवाल है। मुगल सेना, जिसने बाबर और अकबर के समय में बेहतरीन तालमेल और तोपखाने के दम पर जीतें हासिल की थी, वो 18वीं सदी तक आते आते कई कारणों से कमजोर पड़ चुकी थी। जैसे? एक बड़ी वजह थी मनसबदारी व्यवस्था का पतन। ये अकबर ने शुरू की थी। हाँ, जिसमें रैंक के हिसाब से सैनिक रखने होते थे। बिल्कुल। अधिकारियों को एक मनसब यानी रैंक दिया जाता था और उस रैंक के हिसाब से उन्हें घुड़सवार और सैनिक रखने पड़ते थे। इसके लिए उन्हें या तो नगद वेतन मिलता था या फिर जागीर, मतलब जमीन का टुकड़ा, जिससे वो राजस्व वसूल सकें। तो इस व्यवस्था में क्या खराबी आ गई? समय के साथ ये व्यवस्था भ्रष्ट हो गई। मनसबदार अक्सर कागजों पर जितने सैनिक दिखाते थे उतने रखते नहीं थे। अच्छा। हाँ, इसे रोकने के लिए दाग और चेहरा प्रणाली थी, पर वो भी नाकाम रही। फिर जागीरें कम थीं और लेने वाले ज्यादा। इससे जागीरदारी संकट पैदा हुआ। जागीरें जल्दी जल्दी बदली जाती थीं तो मनसबदार उस इलाके के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे, बस ज्यादा से ज्यादा राजस्व निचोड़ने की कोशिश करते थे। सेना में अनुशासन की कमी आ गई, ट्रेनिंग का लेवल गिर गया। और नई युद्ध तकनीकों का क्या? वो भी एक मुद्दा था। वो नई युद्ध तकनीकों जैसे मराठों की तेज रफ्तार छापामार शैली का मुकाबला करने में नाकाम रही। और जो यूरोपीय कंपनियों की अनुशासित और बेहतर प्रशिक्षित पैदल सेना थी, उसके सामने भी वो टिक नहीं पाती थी। और इसी सैन्य कमजोरी का फायदा उठाया उन ताकतों ने जो अब तक मुगल सूबेदार या जागीरदार हुआ करते थे। बिल्कुल। जब केंद्र कमजोर हुआ और फौज बेदम, तो क्षेत्रीय शक्तियों ने सिर उठाना शुरू कर दिया। ये वो लोग थे जो पहले मुगल व्यवस्था का ही हिस्सा थे, लेकिन अब अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम करने का मौका देख रहे थे। और इनमें सबसे आगे थे मराठा। हाँ, सबसे प्रमुख मराठा थे। मराठों का उदय तो वाकई कमाल का था। शिवाजी महाराज के समय शुरू हुआ संघर्ष औरंगजेब के बाद इतना कैसे फैल गया? देखिए, शिवाजी महाराज ने एक बहुत मजबूत नींव रखी थी। औरंगजेब की दक्कन नीति ने अनजाने में उन्हें और मजबूत कर दिया। औरंगजेब की मौत के बाद शाहू जी की रिहाई हुई,
फिर बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने। इसके बाद मराठा शक्ति का जबरदस्त विस्तार हुआ। अच्छा। उन्होंने एक संघ जैसा ढांचा बनाया, एक कॉन्फेडरेसी, जिसमें पेशवा पुणे में प्रमुख थे और गायकवाड़, बड़ौदा, होलकर, इंदौर, सिंधिया, ग्वालियर, भोंसले, नागपुर जैसे शक्तिशाली सरदार अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावी थे। उन्होंने मुगलों से मालवा और गुजरात जैसे अमीर सूबे छीन लिए। वो अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति और तेज घुड़सवार सेना के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मुगल क्षेत्रों पर नियमित रूप से हमले करके चौथ और सरदेशमुखी वसूलना शुरू कर दिया। ये चौथ और सरदेशमुखी क्या थे, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, जरूर। चौथ का मतलब था उस इलाके की कुल आमदनी का 1/4 हिस्सा, यानी 25%। ये मराठा इस गारंटी के बदले लेते थे कि वे उस इलाके पर हमला नहीं करेंगे। अच्छा, प्रोटेक्शन मनी जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। और सरदेशमुखी कुल आमदनी का अतिरिक्त 10% हिस्सा होता था। ये वो उस इलाके के वंशानुगत सरदेशमुख यानी मुख्य मुखिया होने के अधिकार के तौर पर वसूलते थे। तो ये टैक्स तो सीधे सीधे मुगल सत्ता को चुनौती थे। बिल्कुल, और उनकी आर्थिक कमर तोड़ रहे थे। एक समय तो ऐसा आया कि मराठे दिल्ली के मामलों में दखल देने लगे। मुगल बादशाह काफी हद तक उनके रहमो करम पर आ गए थे। हालांकि हाँ, 1761 में पानीपत की हार ने उनके उत्तर भारतीय विस्तार को एक बड़ा झटका जरूर दिया। मराठों के अलावा और कौन सी ताकतें उभर रही थीं? पंजाब में देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने मुगलों को कड़ी चुनौती दी। बंदा बहादुर की हार के बाद भी सिख शांत नहीं हुए। वो धीरे धीरे मिसलों में संगठित हुए। ये स्वतंत्र जत्थे थे और उन्होंने पंजाब पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उधर राजपूत राजाओं ने, खासकर आमेर और मारवाड़ ने, खुद को लगभग आजाद घोषित कर दिया था। भरतपुर के आसपास जाटों ने चूड़ामन और बदन सिंह के नेतृत्व में अपना शक्तिशाली राज्य कायम कर लिया। और बंगाल, अवध, हैदराबाद। हाँ, बंगाल, अवध और हैदराबाद के सूबेदार तो बस नाम के लिए ही मुगल बादशाह के अधीन थे। असल में वे स्वतंत्र शासकों की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी अपनी रियासतें बना ली थी। यानी पूरा साम्राज्य ही बिखर रहा था, जैसे किसी कपड़े के धागे अलग अलग हो रहे हों। कि इस सब के पीछे क्या आर्थिक कारण भी थे? क्योंकि बिना पैसे के तो कोई साम्राज्य चल नहीं सकता। अर्थव्यवस्था का पतन शायद सबसे बुनियादी कारण था, जो बाकी सभी समस्याओं को और गहरा कर रहा था। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, लगातार युद्धों, खासकर औरंगजेब के दक्कन युद्धों ने शाही खजाने पर भारी बोझ डाला था। हाँ? उत्तराधिकारी के युद्धों में भी बेहिसाब पैसा बर्बाद हुआ। और नादिर शाह और अब्दाली की लूट, उसने तो खजाना लगभग खाली कर दिया था। लेकिन क्या टैक्स कलेक्शन सिस्टम भी फेल हो गया था? राजस्व प्रणाली? हाँ, राजस्व प्रणाली बुरी तरह चरमरा गई थी। जागीरदारी संकट की वजह से खेती पर बुरा असर पड़ा। किसान भारी टैक्स के बोझ तले दबे थे। कई बार वो खेती छोड़ के भाग जाते थे या विद्रोह कर देते थे। अच्छा। और जो ताकतवर सूबेदार और जमींदार थे, वो केंद्र को पूरा राजस्व भेजते ही नहीं थे, खुद ही रख लेते थे। व्यापार मार्गों पर लगातार लड़ाइयों और लूटपाट के कारण असुरक्षा बढ़ गई थी, जिससे व्यापार पर असर पड़ा। साम्राज्य के पास अपनी सेना को ठीक से वेतन देने, प्रशासन चलाने और बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए पैसा ही नहीं बचा था। और इसी कमजोर आर्थिक स्थिति में एक नई खिलाड़ी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, धीरे धीरे अपनी जगह बना रही थी। बिल्कुल, ईस्ट इंडिया कंपनी वो शुरुआत में तो व्यापार करने आई थी, लेकिन उन्होंने भारत की राजनीतिक और आर्थिक कमजोरी को बहुत जल्दी भांप लिया। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा है और जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वो आपस में लड़ रही हैं। उन्होंने इस स्थिति का फायदा उठाना शुरू किया, अपनी सेना खड़ी की, भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों में दखल देना शुरू किया। कभी एक का पक्ष लिया तो कभी दूसरे का। उन्होंने आर्थिक रूप से कैसे फायदा उठाया? उन्होंने मुगल बादशाहों और क्षेत्रीय नवाबों से व्यापारिक छूटें हासिल कर ली, जैसे फरमान और दस्तक। इनसे उन्हें बिना चुंगी दिए व्यापार करने की इजाजत मिल गई। अच्छा। इसका उन्होंने दुरुपयोग भी किया, जिससे स्थानीय व्यापारियों और नवाबों के राजस्व को नुकसान हुआ। उन्होंने धीरे धीरे भारत के मुनाफे वाले क्षेत्रों जैसे कपड़ा व्यापार पर कब्जा कर लिया। और फिर प्लासी और बक्सर की लड़ाइयां। 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद तो बंगाल पर उनका लगभग पूरा नियंत्रण हो गया। और बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर सूबा था। यहां से मिली बेहिसाब दौलत का इस्तेमाल उन्होंने अपनी फौजी ताकत बढ़ाने और भारत के बाकी हिस्सों पर कब्जा करने के लिए किया। तो मुगल साम्राज्य का पतन उनके विस्तार के लिए एक सुनहरा मौका साबित हुआ। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुगल साम्राज्य के पतन की कहानी कई धागों से बुनी हुई है। कोई एक अकेली वजह नहीं है, जैसा आपने शुरू में कहा था। सही कहा।
संक्षेप में कहें तो पहला, उत्तराधिकारी की समस्या, जिसने हर पीढ़ी में साम्राज्य को अस्थिर किया। हाँ। दूसरा, औरंगजेब की नीतियां, वो बहुत ज्यादा विस्तार, लंबे युद्ध और कुछ धार्मिक नीतियां जिन्होंने खजाने को खाली किया और कई समुदायों को अलग थलग कर दिया। ठीक है। तीसरा, नादिर शाह और अब्दाली जैसे बाहरी आक्रमण, जिन्होंने रही सही ताकत और इज्जत को खत्म कर दिया। चौथा, सैन्य कमजोरी, मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था का पतन और नई युद्ध तकनीकों को ना अपना पाना। सही। पांचवां, मराठा, सिख, जाट, राजपूत जैसी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, जिन्होंने मुगल सत्ता को सीधी चुनौती दी और अपने स्वतंत्र राज्य कायम किए। और छठा, गहराता आर्थिक संकट, राजस्व वसूली का नाकाम होना, व्यापार में गिरावट और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बढ़ता हस्तक्षेप और शोषण। इन सभी कारणों ने एक दूसरे को प्रभावित किया और मिलकर उस विशाल साम्राज्य को खंडहर बना दिया। ये वाकई एक सबक है कि कैसे बड़ी बड़ी सल्तनतें अंदरूनी कमजोरियों और बदलते वक्त के साथ कदम ना मिला पाने के कारण बिखर जाती हैं। बिल्कुल। और अगली कड़ी में हम मध्यकालीन भारत के इस पूरे दौर पर एक विहंगम दृष्टि डालने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि उस युग की विरासत आज भी हमारे लिए किस तरह प्रासंगिक है। और आज की चर्चा को समाप्त करते हुए श्रोताओं के मन में एक सवाल छूट जाते हैं। इतिहास हमें दिखाता है कि साम्राज्य अक्सर बाहरी दुश्मनों से ज्यादा अपनी अंदरूनी कमजोरियों के कारण ढहते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन को देखते हुए क्या आपको लगता है कि आंतरिक सुधारों और एकजुटता पर ध्यान न देना किसी भी सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, या फिर क्या केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना और क्षेत्रीय ताकतों का उभार एक स्वाभाविक ऐतिहासिक चक्र है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और स्टूडेंट्स को भी फायदा मिल सके। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल लर्न विद भूमि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो तुरंत मिल सके। तब तक पढ़ाई करते रहिए और जुड़े रहिए लर्न विद भूमि के साथ। थैंक यू।